औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन वगैरह सब ठीक है। और उसके बाद आज हम ये नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बैच 4। और इसमें जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे, जल्दी जल्दी आ जाएं, बस मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो आज हम जो चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये एक जर्नी है। और ये टू वे जर्नी है। टू वे जर्नी इन द सेंस कि एक तो जर्नी है आपकी और दूसरी जर्नी है मेरी। अच्छा, मेरी जर्नी पहले मैं बताऊंगा कि ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था आज से तकरीबन कोई 6 साल या 7 साल पहले मुझे एक आइडिया आया कि मैं खुद एडवाइजरी में जाऊं। अ, सबको पता है मैं गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ, कमिश्नर हूँ करंटली सिंध रेवेन्यू बोर्ड में। बेसिकली एफबीआर का कमिश्नर हूँ, डेप्यूटेशन पे एसआरबी में काम कर रहा हूँ। और सीए को पढ़ा रहा हूँ पिछले कोई तकरीबन 19 साल से। और जॉब मेरी 20 साल की है। 1 साल ट्रेनिंग के बाद से पढ़ाना भी शुरू हुआ, नौकरी भी शुरू हुई। तो बेसिकली आइडिया ये था मेरा कि एक चेक मैंने गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया था किसी लॉयर को, उसकी अमाउंट देख के। और उसके बाद जब मैं खुद हाई कोर्ट में उसके साथ खड़ा हुआ केस को डिफेंड करने के लिए, तो बाहर जब हमारे केस की बारी नहीं आई थी तो मैं उनको ब्रीफ कर रहा था कि केस की नोयत क्या है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि जो केस की सारी डिटेल भी मैंने बताई, आर्ग्यूमेंट भी मैंने दिए, केस जीत भी गए। तो उसके बाद जो अमाउंट था वो इतना हेफ्टी था, इतना ह्यूज अमाउंट था कि मैंने कहा यार छोड़ो भाई, ये क्या कर रहे हो तुम, नौकरी छोड़ो। तो एक तो ये इवेंट था। एक उन्हीं दिनों में एक वकील साहब भी थे, एक और केस में गए हाई कोर्ट में। और उसने तो सीधा सीधा बोल दिया, तुन्ने साहब आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर चुके हो। तो मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं कि जितनी आपकी नॉलेज है इन द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, किसी जज को भी इतना नहीं आता। तो वो कहता है कि आपको वकील होना चाहिए। आप तो सरकार में क्या कमाते होंगे, सारे साल की आपकी कमाई एक एडवाइजर एक केस से निकाल सकता है, एक केस से, क्योंकि इतने बड़े हाई कोर्ट के वाकई केसेस होते हैं। तो प्लान बनाया, घर गया मुर्शिद के पास। कहा मुर्शिद, बीवी के पास, मुर्शिद ये प्लान है। लंबी स्टोरी शॉर्ट करके बताता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे है, ये फोर्थ बैच और यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, फिर आपकी जर्नी पे बात करेंगे। तो इनशाला आपको जल्दी, तो थोड़ा सा अंदाज़ा देना चाहता हूँ कि दिस एफर्ट जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये जो सीईटी की एफर्ट है, जो आईसीटेट की एफर्ट है, इट मीन्स अ लॉट टू मी। इट मीन्स अ होल वर्ल्ड टू मी। ठीक है। तो इसीलिए मैं इसमें बहुत जान मारता हूँ। तो खैर मुर्शिद ने कहा, बात सुनी। बात सुनने के बाद कहा बात हो गई। मैंने कहा, कहते हैं जाएं बच्चों से खेलें। छोटे बच्चे हैं मेरे दो, उनसे खेलें, जाएं उनके पास। क्या हो गया भाई, फैसला तो दो। कहते फैसला कौन सा फैसला, कौन सा बकवास प्लान लाए हो? अब आप सीएसएस की जॉब छोड़ेंगे और वकील बन के कमाएंगे? मैंने कहा भाई पैसे हैं, 6 महीने इधर 6 महीने यूरोप, इतना पैसा है। उन्होंने कहा पैसा नहीं चाहिए। अब भाई आप बताओ, जो शादीशुदा लोग हैं इसके बाद क्या आर्ग्यूमेंट हो सकता है? नहीं। मैंने कहा अच्छा अब क्या करूं? ऑब्वियस सी बात है। फिर मैंने कहा चलो फिर। उसके बाद मैंने एक छोटा सा एक तजर्बा किया। ये 6-7 साल पुरानी बात है। उस वक्त मैंने क्या किया, मैंने एक फ्री बैच स्टार्ट किया और कहा कि मैं 20 से 25 लोग लूंगा जिनको मैं एडवाइजरी का एक फ्री कोर्स पढ़ाऊंगा। बट उसमें टाइम मैंने कम दिया। टाइम में वंस अ वीक एक सेशन रखता था। उसके सारे लोग जब सेटल हो गए ना, माशाल्लाह, उस बेच के बच्चों के मैंने डिफेंस में घर बनते हुए देखे। मैंने कहा भाई ये बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे एक यानी वो गुर हाथ लग गया। वो है कि एडवाइजरी को कौन सी नॉलेज चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए। क्योंकि देखिए ना, टैक्स पढ़ाना बराए टैक्स पढ़ाना नहीं है, एडवाइजरी सिखाना है, काम सिखाना है। तो कौन सी नॉलेज है जो कि इतने बड़े समंदर से निकाल के आपको दी जाए। और मैं उस, जिसको कहते हैं ना, उस हीरे को पॉलिश किए जा रहा हूँ, पॉलिश किए जा रहा हूँ, पॉलिश किए जा रहा हूँ। पहला पॉलिश कैसे किया मैंने? पहला पॉलिश किया फर्स्ट बेच, फिर सेकंड बेच, फिर थर्ड बेच, अब यू आर द फोर्थ वन। तो मेरी जो प्रोडक्ट है वो रिफाइन होती 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 पॉलिश होती जा रही है। एक ऐसा ज़बरदस्त लेवल पे पहुंचती जा रही है जो मुझे पता है, मुझे पता है कि सून
यानी ये फोर्थ बैच है, मे बी फिफ्थ बैच में मैं एक स्टेज पे पहुंच जाऊं जब मैं बोलूं कि भाई आओ, पाकिस्तान में मेरी भी कोई कंट्रीब्यूशन है टैक्स की। तो अभी मैं ढोल नहीं बजाता, मैं उस वक्त ढोल बजाऊंगा, समझ रहे हैं? ढोल बजाऊंगा कि भाई दिस इज माय कंट्रीब्यूशन। और सारे टैक्स एडवाइजर्स को बुलाऊंगा। ये जो सारे टैक्स एडवाइजर्स हैं दोस्त हैं हमारे, भाई 20 साल टेबल के उस तरफ, वो टेबल की इस तरफ में, प्रॉब्लम मैं क्रिएट करता हूँ, वो उसको तो सबको मैं बोलूंगा बेटा तुम्हारा काम था मैंने किया। और ना सिर्फ तुम्हारा काम था मैंने किया, मैं कहूंगा बिजनेस भी मेरा बन गया। है ना भाई? जो कोई एडवाइजर होता है, एक इंस्टीट्यूट खोलता, क्यों नहीं सोचा उन्होंने? तो मैंने सोचा भाई ठीक है, क्योंकि मैं खुद एडवाइजर बनना चाह रहा था। मैं खुद चाह रहा था एडवाइजर बनूं। तो जो अंदर का एडवाइजर था ना, वो एडवाइजरी नहीं कर सका, तो उसने कहा क्या करना है, एडवाइजर बनाने हैं। चलो बेटा एकेडमिक्स की तरफ चला गया। दिस इज माई जर्नी, दिस इज हाउ ये इस इंस्टीट्यूट का सेटअप बना। और इसका नाम जो है वो, जब मैंने सोचा और जब मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास गया और इदारों के पास गया, मैं हैरान रह गया। और वो मुझे बात याद आई जो कि सीएसएस की जब तैयारी करते थे तो किसी जगह पढ़ी थी कि कायदे आज़म ने कहा है कि टॉप इज ऑलवेज वेकेंट। टॉप इज ऑलवेज, जिस प्रोफेशन में हाथ डालोगे टॉप वेकेंट है, तो किसके लिए वेकेंट है भाई? मेरे लिए, आपके लिए। टॉप इज वेकेंट का मतलब थोड़ी मेहनत करो, टॉप पे पहुंच जाओगे। मैं हैरान रह गया कि इस नाम का तो इंस्टीट्यूट किसी ने आज तक रजिस्टर नहीं किया, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर्स ऑफ पाकिस्तान। और मैंने क्या किया, फौरी से रजिस्टर करा लिया भाई। आईसी टेप जो है ना, इस नाम का किसी ने अब तक क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? मैंने सोचा ना। तो मेरे से पहले तो कितनी जनरेशन सोच चुकी है टैक्स वालों की भाई, किसी ने नहीं सोचा, तो शायद मेरे लिए रखा हुआ था। तो मेरी जर्नी इस तरह जा रही है, इस तरह आगे बढ़ रही है। तो उस जर्नी का एक स्टेप है आज का दिन। ठीक है, आज का दिन यानी मेरा फोर्थ बैच स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड बैच मैंने चूंकि डिटेल में पढ़ाया था, 1 साल का था। अब ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल आए, किसी फर्म में कोई जॉब कर रहा है तो उनके लिए साल थोड़ा ज़्यादा था। तो थर्ड बैच मैंने कंसाइज करने के लिए उसको रिड्यूस कर दिया और उसको ले आया 6 महीने पे। अब उस 6 महीने से आप मुझे, अभी फर्स्ट सेमेस्टर मैंने उसका कंप्लीट किया, सेमेस्टर तो खैर नहीं कहते, 3 महीने का होता है। तो फर्स्ट मॉड्यूल उसका मैंने कंप्लीट किया, उसका सेकंड मॉड्यूल अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी उसकी पहली क्लास हुई है सेकंड मॉड्यूल की। तो बताना ये है आपको कि इट्स ए जर्नी। और ये एक ऐसा दरख्त है जिसको मैं रिफाइन किए जा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ आपकी जर्नी की तरफ। अब आपकी भी जर्नी है यकीनन, आप में से मुख्तलिफ जगह से इस बैच को जो ज्वाइन करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्वाइन करते हैं, ज़्यादातर प्रोफेशनल्स। ओरिजिनल फ्रेंकली मैं बताऊं, मैंने इसको डिज़ाइन किसी और ऑडियंस के लिए किया था, फ़ायदा कोई और ऑडियंस ले रहे हैं। इसका जो प्राइमरी मेरे दिमाग में जो ऑडियंस था वो सीए के ड्रॉप आउट्स थे, कि सीए को जो ड्रॉप आउट करेगा उसको मैं एक अल्टरनेटिव कैरियर देना चाह रहा था कि चलो भाई उसके लिए कोई। मगर सबसे बड़ा फायदा एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स ले रहे हैं। एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल का मतलब है जो किसी फर्म में जॉब करते हैं। सबसे बड़ा मेरा जो ऑडियंस है ना इस वक्त, वो है जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, बड़ी नंबर उनकी होती है, एलएलबी लॉयर्स की है। इवन ऐसे लोग भी हैं जो हाई कोर्ट के रजिस्टर्ड लॉयर से वो इसमें आते हैं। तो ज्यादातर चूंकि, और इसीलिए हमने फर्स्ट बैच के बाद ये इंसिस्ट करना छोड़ दिया कि फिजिकली आओ। हमने कहा यार शूट योर सेल्फ, सीख रहे हो। बस एक चीज को मैं इस फोर्थ बैच में कोशिश करूंगा इंश्योर करने की, कि आप क्लासेस कंसिस्टेंसी से लें। तो अगर किसी को कॉल आ जाए इस नियत से कि हाँ भाई कितनी क्लासेस आपने पढ़ी हैं, कटसी से ही होगी ऑब्वियसली, बिकॉज प्रोफेशनल होगा, कोई स्टाफ मेंबर कॉल करेगा और आपको शायद इंटरेक्शन हुआ हो हमारे स्टाफ से, तो जैसे मिस सितारा हैं, तो बात ही ऐसे एज ए स्टूडेंट नहीं करते, एज ए प्रोफेशनल करते हैं, तो बात ही करते हैं सर। तो ये उसको ट्रेनिंग दी गई है कि भाई आपने आगे प्रोफेशनल्स हैं। तो आपको अगर आके कॉल आए और पूछा जाए सर कितनी क्लासेस आपने अटेंड किए, तो मकसद है मैं वॉच करने के लिए हूँ कि भाई पेंडिंग नहीं करो। ये इसका मतलब ये नहीं है कि पेंडिंग कर दें, रजिस्ट्रेशन हो गई चलो लेक्चर पड़े हुए किसी वक्त भी देखेंगे, नहीं। आपने क्या करना है, लेक्चर्स को बस साथ साथ लेते आना है। तो ज़्यादातर जो कोर्स में हमारे लोग होते हैं वो रिकॉर्डेड वर्जन पे होते हैं, मगर आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। फिजिकली आना चाहें आपकी मर्जी है, घर से लाइव, ऑफिस से लाइव देखें आपकी मर्जी, जैसे इस वक्त भी है। और रिकॉर्डेड वर्जन आपको वो पोर्टल का एक्सेस होता है आपकी मर्जी। मगर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि कंसिस्टेंसी से रहें, कंसिस्टेंसी से एक मोड पकड़े उसमें कंसिस्टेंट रहें, सबसे ज्यादा सीखेंगे आप। ठीक है, चलें मैं आज के सेशन की तरफ आता हूं। अब आपकी जर्नी क्या है? आपकी जर्नी है टू लर्न सो दैट यू कैन
अर्न। इसका ताल्लुक नॉलेज से नहीं है, इसका ताल्लुक स्किल से नहीं है, इसका ताल्लुक उस नॉलेज और स्किल से है जो कन्वर्टेबल इनटू मनी है। और आपको थोड़े से वक्त में अंदाज़ा हो जाएगा कि ये नॉलेज इतनी यूज़फुल है कि पढ़ा लिखा बंदा हो, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जिसको टैक्स का फाइनल का फ्रेश पेपर पास करके निकला हो, और वो बोल सकता हो कि हाँ यार मैंने टैक्स को पढ़ के पास किया है, उसको भी टैक्स का काम नहीं आता। क्योंकि किसी भी जगह पे ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान में किसी भी क्वालिफिकेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ट्रेनिंग के इदारे में टैक्स का काम नहीं सिखाया जाता, नहीं सिखाया जाता। इसीलिए मैंने उस काम को आइडेंटिफाई किया कि ये काम सीखना चाहिए, और उसको फिर आगे लेके गए हैं। तो आपको एक क्विकली, यकीन कोर्सेज तो आपने देखे होंगे, कोर्सेज आपने जो नाम है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इसको रिफाइन किया है। जैसे अगर मॉड्यूल 1 है और उसके 4 पेपर हैं, तो उसमें पहला है प्रैक्टिकल इनकम टैक्स, दूसरा है लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस, तीसरा है टैक्स लिटिगेशन, और चौथा है लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स। अब ये कुछ इस तरह इसकी हमारी प्लानिंग है कि प्रैक्टिकल इनकम टैक्स में मैं आपको सबसे ज़्यादा कॉमनली क्लाइंट कौन से मिलते हैं, किस किस्म के क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपको राब्ता करते हैं, उनकी इनकम टैक्सेशन, और फिर ऑब्वियसली रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग को आपके बैच के लिए शायद मैं थोड़ा अर्ली कर लूँ, क्योंकि बैच 3 में मैंने कहा कि मैं थोड़ा आपको पहले बेस डाल के रिगरस पढ़ा के फिर उनको पंचिंग की तरफ लेके आऊँगा, ताकि रिटर्न पंच किया जा सके। वो उसमें कुछ भी नहीं है, अगर किसी ने रिटर्न फाइल करना सीखना है ना, तो इस कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 6-7 दिन आप सीख लो, आप घर चले जाओ। मगर आपको फिर रियलाइजेशन होगी कि ये एडवाइजरी रिटर्न फाइल करना नहीं है। रिटर्न फाइल करना एक छोटू का काम है, असल एडवाइजरी उसके बाद स्टार्ट होती है। द बिग मनी लाइज समवेयर एल्स। और मैंने जो ओरिएंटेशन रखी थी इसी सेशन के लिए, बैच 4 के लिए, उसको ज़रूर यूट्यूब पे देख लें। ठीक है, हमारा आईसी टेप का चैनल है, या एसटीटी सॉल्यूशंस जो मेरा सीए का इदारा है, उस पर ज़रूर देखिए, या स्टाफ से इसका लिंक लेके ज़रूर देखिए। उसमें मैंने कंप्लीट एडवाइजरी का पाथ डिस्कस किया है, वेरियस पाथ डिस्कस किए, उसमें कमाने के लिए बताया कहाँ कहाँ से आता है, वेरी यूजफुल ओरिएंटेशन। तो हमारा क्या होगा, पहला प्रैक्टिकल इनकम टैक्स, हम उसमें मोस्ट कॉमन जो इनकम कमाने वाले लोग हैं उसकी टैक्सेशन भी सीखेंगे, फाइलिंग भी सीखेंगे। मगर थोड़ा सा इनकम टैक्स यहाँ नहीं रुकता, उसमें एडवाइजरी में ओपिनियन है, जो लिटिगेशन है, तो इसीलिए P4 उसको ऊपर ले जाएगा। उसी चीज को जो हमारा P1 में स्टार्ट होगा, वो मॉडरेट, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, 3 महीने का टाइम है, तो अगर वो मॉडरेट लेवल पे आ रहा है तो जो P4 होगा उसको कंप्लीट करेगा। ओके, ये चीज आपको डाउन द लाइन होगा। लॉ ऑफ टैक्स नोटिस, आए दिन नोटिस आते हैं, कौन से नोटिस हैं, किस सेक्शन के हैं, उसकी क्या प्री कंडीशन है, क्या इश्यूज उसमें कन्फ्रंट किए जाते हैं, और टैक्स लिटिगेशन में तो फिर अपील फाइल होना, ये सारा एक्चुअल वर्क है जो आप सीखेंगे। और आगे चल के फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर सेल्स टैक्स सर्विसेज का, सेल्स टैक्स गुड्स का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टैक्स के प्रोविजंस हैं, इसके अलावा जो केस लॉ है, टैक्स प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ये एक थोड़ा सा कोर्स का ओवरव्यू है जो आप सबके पास होना चाहिए, किस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम मेरा सिर्फ ये है, इस पूरा पढ़ाना तो मैं चाहता हूँ, और तफसील से पढ़ाना चाहता हूँ, रिगरस पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आप जाएं और आप जाके अपना नाम भी रोशन करें। सिर्फ नाम रोशन नहीं करना है, बैंक अकाउंट भी रोशन करना है अपना, तो उसके साथ साथ इदारे को भी इज्जत मिले कि हाँ यार कोई प्रोडक्ट तारीख तो इन्होंने बनाई है। मगर मसला सिर्फ ये है कि टाइम कम है, ज़्यादा टाइम में रखना चाहता हूँ, वो रख नहीं पाऊंगा। तो 6 महीने के अंदर हमने काम करना है, तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ 6 महीने में डिले मैं भी नहीं करूँ, आप भी नहीं करो। मैं भी अभी कोशिश करूंगा कि इस तरीके से जाऊं कि 6 महीने से आगे ना ले जाऊं, सिवाय माइनस प्लस 1 हफ्ता, इससे आगे ना ले जाऊं। मगर आप भी फिर आगे ना ले जाएं, आप भी लेक्चर्स को जैसे जैसे आते हैं तो करते रहें। तो आज हमारा थोड़ा सा ब्रीफ इंटरेक्शन इस पे रहा कि मैंने आपको चंद चीज़ें बताई। अब मैं आता हूँ P1 की तरफ कि उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। मगर बिफोर आई डू दैट, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने आपके सामने एक बजट का, ये PwC का एक मेमोरेंडम वो इशू करते हैं बजट के फौरी बाद, ये इसी इसी साल का है, 2025 का है। आप जरा इसमें एक चीज देख लो, ये बजट, ये इसलिए मैंने इसको ओपन किया है, इट्स नॉट बिकॉज कि PwC है तो नहीं, ये कहीं से भी आपको इंफॉर्मेशन बजट की मिल सकती है। इसमें अगर आप देखें तो आपके मुल्क की
इस वक्त इकोनॉमिक पोजीशन क्या है वो दिखाना चाहता हूँ। मैंने रिसेंटली इस पे एक सेशन भी रखा था और वो ओपन टू ऑल था, बजट का सेशन था। और उस दफ़ा मैंने थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस की हैं बजट की, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, और अगर किसी को टाइम मिले तो वो भी ज़रूर देखे। इट्स ओपन लेक्चर, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। कोर्स के लेक्चर्स तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये पब्लिक को अवेलेबल नहीं होते, बट वो कुछ लेक्चर्स पब्लिक को अवेल कर दिए गए हैं जिसमें बजट था। आप जरा एक चीज़ देखें, आपके मुल्क का बजट डेफिसिट कितना है। ये आपका बजट है 2025-26 का। स्क्रीन ठीक है, नजर आ रहा है आपको? कहीं मैं ब्लॉक तो नहीं कर रहा किसी को? मुझे बताइएगा अगर मैं फिगर्स को ब्लॉक कर रहा हूँ जो अभी कर रहा हूँ, तो मैं साइड पे हो जाऊंगा। चल भाई साइड पे हो जा। अब आप देखिए जरा थोड़ा सा 25-26 ऑनलाइन बेटा काइंडली कंफर्म कीजिएगा। रहीम शाह बेटा, एग्जाम्स जो होंगे, पर्पस पता है क्या है मेरा? बस चले मैं एग्जाम ही ना लूँ। मकसद यहाँ पे एग्जाम लेके टेंशन क्रिएट करना नहीं है, मेरा मकसद है लर्न कराना। तो लर्निंग के लिए मगर प्रेशर डालना भी जरूरी है ना, वरना तो एग्जाम नहीं होगा तो कोई देखेगा ही नहीं। तो एग्जाम्स जो होंगे वो होंगे 6 महीने के बाद, हर 3 महीने में नहीं होंगे। फर्स्ट 3 महीने के बाद आपको एक्सेस रहेगा, एक्सेस रहेगा। 3 महीने के बाद आपको एक्सेस रहेगा, ताकि आप अगले 3 महीने में जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो पिछले भी देख सके। और मैंने तो अभी बैच 3 को ये कहा है कि भाई 6 महीने के आगे भी मैं एक्सेस 6 महीने और दे दूंगा आपको। मगर वो ऑब्वियसली उसमें फिर एडमिन ने मुझे थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह, तो सर तो मैं अभी रुक नहीं रहा। तो मेरा मकसद यहाँ पे वो है कि हर वो बंदा जो रजिस्टर हो रहा है उसके लिए मैक्सिमम लर्निंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। मोहम्मद अहमद के जॉब अपॉर्चुनिटी, बेटा देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आपको जो मिलेंगे, अगर आप सेशन देख लोगे ना वो मेरा ओरिएंटेशन का, तो आप कहोगे जॉब अपॉर्चुनिटी पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मैं जॉब्स को प्रेफर ही नहीं करता, मैं तो कहता हूँ अपना बिजनेस करे बंदा, अपनी एडवाइजरी ओपन कर ले। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहूंगा वो सेशन देखो फिर मेरे पास आओ। हाँ, रही इस बात की कि जॉब अपॉर्चुनिटी, मैं आपको इतना बता दूं कि इस वक्त जो फर्म्स हैं, जो लॉ फर्म्स हैं, सीए फर्म्स हैं, उन सबको ऐसा बंदा चाहिए जो ये स्किल सेट और नॉलेज रखता है, जो रिटर्न फाइल कर सकता हो, जो अपील फाइल कर सकता हो, जो अपीयर हो सकता हो, जिसको चीजें आती हो। ठीक है। तो चूंकि मैंने जैसे कहा ना कि मेरी जर्नी कंटिन्यूअस है, जो आपका बैच होगा वो और ज्यादा बेनिफिट देगा और आगे आने वाला और बेनिफिट देगा। तो और ज्यादा चीजें रिफाइन होके जाएंगी, तो इनशाला ये बेटा मोहम्मद अहमद पब्लिकली अवेलेबल है। हमारा जो सीएटी का, आईसी टेप का पेज है उस पे भी अवेलेबल है। और चूंकि मैं अभी दो नाम आपको सुनने को मिलेंगे, एक तो सीएटी, सीएटी स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड एडवाइजर इन टैक्स। बेसिकली ये नाम इसलिए मैंने रखा क्योंकि दुनिया में इस किस्म की क्वालिफिकेशन एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, और उसको कहते हैं सीटीए। सीटीए स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड, नॉट सर्टिफाइड, चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर। और पाकिस्तान में ये एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ लोगों ने सीटीए का नाम जरूर यूज किया बट इट्स नॉट चार्टर्ड। ठीक है, यूके में चार्टर्ड, इसके अलावा ये कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पे इसको चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर कहते हैं। पाकिस्तान में इस किस्म की कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती। तो मैंने बजाय कि किसी और मुल्क का उठाने के, मैंने कहा नहीं, सी ए, मैं टी लगा देता हूँ, सी ए में तारिक तो नहीं हो टी, तो सी ए टी, सर्टिफाइड एडवाइजर इन टैक्स, थोड़ा सा मैंने कहा कि यूनिक काम करते हैं, या तो उसको केट बोलो या सी ए टी बोलो, आपकी मर्जी है। दूसरा आईसी टेप, ये दो आपको बार बार सुनने को मिलेगी, बिकॉज यही हम कर रहे हैं। यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड विच इज आईसी टेप, एंड उसमें जो आप 6 महीने परसू कर रहे हो, तो एट द एंड आप एग्जाम दोगे, पास कर लोगे, आपको सीईटी की सर्टिफिकेट हम दे देंगे। ठीक है, तो वो आप यूज करोगे। मेरा जो ख्याल है इस बेच में आके वो यही है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, दिस इज नॉट अ कमिटमेंट, बट कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं वेरियस फर्म से कि हमें इस किस्म का कोई बच्चा है तो आप रेफर करो। तो मैं अभी इस बेच से आके मैंने कहा कि मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं उनसे फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेता हूँ कि भाई आप लोग क्या करो, आपको जो यानी मुख्तलिफ फॉर्म्स के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, मैं सीवी जैसे ही आएगी भेज दूंगा आपके पास, यानी हमारे ही बच्चे की जो ये कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह तो आई फैसिलिटेट द जॉब्स एज वेल, विल फैसिलिटेट, इट्स नॉट अ कमिटमेंट कि कल लाजमन करूंगा, मगर फैसिलिटेट करूंगा। सेट है, जॉब्स के लिए भी जो इंटरेस्टेड होंगे, मगर जो जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड बच्चा है मैं उसको अपना स्टूडेंट ही नहीं मानता, मैं सिर्फ उसको स्टूडेंट मानता हूँ जो अपना काम करेगा, अपना काम करना। क्योंकि सैलरी से ज़रूरतें पूरी होती हैं और ख्वाहिशें बिजनेस से पूरी होती हैं। तो ख्वाहिशें पूरी करनी है, ज़रूरतें, तो बिजनेस करो ना, बनाओ अपनी फर्म।
क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने फ्री कोर्स पढ़ाया था वही से। हाँ, थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज जरूर लगता है भाई, थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना इनिशियल फेज में, चीजें बनी जाती है। चले बेटा इस तरफ आ जाए। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए रोक लीजिएगा, टाइम की थोड़ी कमी है। तो मैंने थोड़ा आज सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले थोड़ा ओरिएंटेशन और इंट्रो भी देना था, वो दे दिया। अब मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। कल की क्लास, अगली क्लास जब होगी, कोई इंट्रो नहीं होगा। अब स्ट्रेट अवे लर्निंग होगी। इंडिविजुअल बेसिस पे मैं क्वेश्चन जरूर आंसर करूंगा आपके विथ रिस्पेक्ट टू कोर्स, बट कलेक्टिवली अब हमारी लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और हम आज P1 को स्टार्ट करते हैं। बट P1 स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको कहा थोड़ा सा ये एंगल देख लीजिए। देखिए जरा, हमारे मुल्क का टैक्स रेवेन्यू गिवन है, ये बिलियंस में गिवन है। बिलियंस का मतलब है ये 14 पॉइंट, अगर पॉइंट करेंगे तो 14.1 ट्रिलियन बनेगा। 14.1 ट्रिलियन। ओके। और नॉन टैक्स रेवेन्यू बनता है 5.1 ट्रिलियन। टोटल जो ग्रॉस रिसीट्स हैं हमारे मुल्क की वो 19.27 ट्रिलियन है। ओके। उसमें ये कुछ पब्लिक अकाउंट की रिसीट्स हैं। पब्लिक अकाउंट्स जो है वो उसके पैसे उस तरीके से खर्च नहीं होते, ये टेम्पररी पार्किंग होती है एक किस्म की। मगर बहरहाल चूंकि गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे हैं, इस वजह से ये भी लिखे जाते हैं। टोटल रिसीट्स हो गई, मगर वो इतने कम है कि इग्नोर कर दें। उसके बाद आता है प्रोविंशियल शेयर निकल गया, क्योंकि एनएफसी अवार्ड के तहत प्रोविंस को जो डिस्ट्रीब्यूशन जाती है वो इसी पैसे की जाएगी। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास रह गया डिस्पोजल पे कितना, 11 पॉइंट। और जबकि फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर तुम देखोगे तो 23.8 ट्रिलियन उसका एक्सपेंडिचर है। रिजल्टेंटली फेडरल गवर्नमेंट को 12.5 ट्रिलियन का डेफिसिट है। सोचें, आपके पास जरा ये मुल्क की कंडीशन है फाइनेंशियल। 14, ये देखें ना, गौर से देखें, कमाते कितने हैं हम, 14.1, डेफिसिट कितना है 12 का। आधे पे आधा तकरीबन डेफिसिट है हमारा। अब ये तो शुक्र है कि इंडिया ने हम पे कोई हमला कर दिया, हमने कहा ऐसी की तैसी। हमने ना सिर्फ उसको जवाब भी दिया, बट कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हीरो भी बन गए। अब दुनिया से हमें मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं। अब तो हर मुल्क मिला के पैसे दे रहा है, आईएमएफ ने भी पैसे, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट ने, मतलब इतने पैसे दिए हैं कि अगले 2-3 साल निकल सकते हैं। मगर मसला ये है कि मुल्क का सोल्यूशन इसमें नहीं है कि हम लोन पे डिपेंड करें। हमें तरक्की करनी है ना। तरक्की करने के लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इसी बजट से मैं आपको बताऊंगा कि जिस एक्टिविटी में आपने और मैंने हाथ डाला है ना, वो फ्यूचर का सबसे बेहतरीन प्लान है। क्यों भाई, कैसे है? अब मुझे एक बात बताएं, क्या गवर्नमेंट आज भी अगर सीरियस नहीं होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो कब होगी? आपको मैं एक न्यूज देता हूँ। चाइनीज ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि आप लोग अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तवज्जो करें, आपका डिफेंस हम पे है, आपका डिफेंस हम पे है। और उन्होंने वो साबित भी कर दिया। कैसे साबित कर दिया? जो अभी हुआ तो पता चल गया ना। इसका मतलब डिफेंस हमारा चाइना संभाल लेगा। दे रहे हैं ना जहाज, मुफ्त में भी भेज रहे हैं ना। तो अब उसने क्या कहा है, क्या करना है आपने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो क्यों चाहता है? आपको पता है चाइनीज दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, 1 रुपया वो किसी को ना दे। वो इसलिए चाहता है कि वो ग्लोबल पावर बनने के करीब है। अब वो ग्लोबल पावर है, और किस चीज पे बना है? वो दुनिया भर की फैक्ट्री है। सबसे ज्यादा दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? चाइना में। तो दुनिया तक पहुंचाने के रूट्स कौन से हैं उसके? पाकिस्तान। वन ऑफ देम इज पाकिस्तान। सबसे बड़ा रूट सिक्योर से पाकिस्तान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान में होगी तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो मिडिल क्लास बढ़ेगा, नए टैक्स पेयर्स आएंगे। किसके पास जाएंगे? नए टैक्स पेयर्स खुद आएंगे आपके पास, मेरा रिटर्न फाइल करो, खुद आएंगे। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो तब भी टैक्स पेयर बढ़ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो टैक्स पेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा है कि नहीं है? बढ़ेगा ना। तो अगर आप मुझे बताएं मुल्क तरक्की करेगा तो कौन कमाएगा? बाकी कमाए ना कमाए, हम तो कमाएंगे, एडवाइजर। ओके। दूसरा ये है कि अगर मुल्क क्रंच में है तब भी एडवाइजर कमाएगा। ये बताएं कैसे? ये बताएं कैसे? अभी क्रंच में है ना। अभी तो चले पैसे आ गए ना बाहर से। ये देखिए बाहर से कितना आ रहा है, 3.2 कौन दे रहा है जी? लोकल बैंक्स। नॉन बैंक 1.9, लोकल बैंक से हम ले रहे हैं। ये किधर से आ रहा है 5.6 जिसने हमें बचा लिया? फॉरेन गवर्नमेंट के लोन्स बच गए ना। तो डेफिसिट खत्म हो गया जी, बैलेंस बजट। बचत हो गई ना।
मगर अगर 2 साल बाद, 1 साल बाद फिर क्या होगा? अभी भी गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको डेफिसिट को कैसे मीट करने की कोशिश करेगी? इंटरनल रिसोर्सेस है। तो कैसे? नहीं, इंटरनल रिसोर्सेज से करेगी ना। इसका मतलब है, बताएं गवर्नमेंट कहाँ से कमाती है, बताएं। मैं आपसे पूछता हूँ, गवर्नमेंट कमाती कहाँ से? जो पैसे पैसे कितने लाए, इतने लाए कि अपना घर चला सके। कहाँ से लाती है गवर्नमेंट पैसे? टैक्स और नॉन टैक्स, दो रेवेन्यू है ना। ये नॉन टैक्स क्या होता है? गवर्नमेंट अगर गुड्स और सर्विसेज देके उसके लिए पैसे चार्ज करे। गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट क्या करे? गुड्स एंड सर्विसेज बेचे। सर्विसेज, अब देखिए, स्कूल की फी देते हो, हॉस्पिटल की फी देते हो, पार्क की टिकट है, ये भी तो गवर्नमेंट के पैसे है ना। इसको नॉन टैक्स कहते हैं, मगर वो मीगर है। उस पर कभी भी मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क किस पे चलेगा? तो अगर अगर सपोज करें कि मुल्क को क्रंच है, फिर भी वो क्या करते हैं? टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाएंगे, तो नोटिस बढ़ जाएंगे, ऑडिट्स बढ़ जाएंगे। दैट इज वाई कोर्स का नाम क्या है हमारा? ऑडिट्स बढ़ेंगे। ऑडिट्स बढ़ेंगे, नोटिसेस बढ़ेंगे, तो एक कोर्स क्या है? टैक्स लिटिगेशन। लिटिगेशन बढ़ेगी। और क्या है? हैंडलिंग नोटिसेस, टैक्स नोटिस बढ़ेंगे। दोनों सूरतों में एडवाइजरी बेहतर है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो टैक्स एडवाइजरी की नॉलेज एंड स्किल का जो काम सिखाया जाए, उसकी डिमांड तो मार्केट में पहले थी, सप्लाई नहीं थी। सप्लाई मैं समझता हूं कि आई एम द फर्स्ट वन जो कि प्रॉपर एक कोर्स की फॉर्म में एक रिगरस लेवल पे लेके आया है, जो सप्लाई करना शुरू कर दिया है जिसने। ठीक है। और देखिए, कोई खास लंबी चौड़ी मार्केटिंग भी हम नहीं करते। कोई खास मार्केटिंग, सीना गजट है, रेफरेंस, इससे 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 नॉर्मल। इसके बावजूद ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे से अच्छे लेवल पे पहुंचती जा रही है। क्यों? इसका मतलब है कि ये नॉलेज ऐसी है, ये स्किल ऐसा है, दोनों सूरतों में आपका फायदा है। क्लियर है ना? तो इसीलिए आपने क्या करना है? इस लर्निंग को सीरियस लेना है, इस नॉलेज को सीरियस लेना है। आए जरा स्टार्ट करते हैं आपका P1। ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब आप आए सब्जेक्ट की तरफ, प्रैक्टिकल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ओके। सबसे पहले मैं वेरी क्विकली आपको बताना चाहता हूं, वेरी क्विकली, कि टैक्स के हवाले से ये कोर्स आप पढ़ेंगे बाद में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे। ये हमारा P7 है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क स्टडी करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स के बारे में क्या लिखा है। एज ए सब्जेक्ट का आधा पार्ट आ रहा है P7 में। मगर आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि किसी भी मुल्क का टैक्स का निज़ाम, उसकी ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन से होती है, क्योंकि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन है। और हम फेडरल कंट्री हैं, तो फेडरल में पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी गई है, फेडरल और प्रोविंशियल के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले आपको एक आर्टिकल का पता होना चाहिए, उसका नाम है, नंबर है आर्टिकल 70। क्या नंबर उसका? ये थोड़ा सा लिखते जाइएगा आप, क्योंकि ये बहुत प्रिलिमिनरी डिस्कशन है, इस वजह से मैं चाहता हूं आप लिखें भी। ठीक है, लिखें जरा इसको। कौन सा, क्या आर्टिकल मैंने बताया आपको? आर्टिकल 70, लिखें जरा आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 का ताल्लुक फेडरेशन से, फेडरल लेजिस्लेचर से है, कि फेडरल लेजिस्लेटर यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसकी पार्लियामेंट किस चीज पे कानून साजी कर सकती है। ठीक है, किस चीज पे कानून साजी कर सकती है। पहले मैं 2-3 आर्टिकल्स का आपको रेफरेंस दूंगा, उसके बाद में आपको, ये देखिए क्या लिखा है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मगर फेडरल लेजिस्लेशन का है। फेडरल लेजिस्लेटर में क्या लिखा है? बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। जब कोई भी लॉ बनाया जाता है तो किस फॉर्म में आता है? बिल की फॉर्म में आता है। फिर वो लोअर हाउस या अपर हाउस में से पास होगा, दूसरे हाउस में जाएगा। जरूरी नहीं होता कि नेशनल असेंबली में बिल जाए, वो सेनेट में भी जा सकता है। पहले वहां से पास आएगा, नेशनल असेंबली में आएगा, नेशनल असेंबली से पास होगा, सेनेट में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, साइन बना तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट, वो लॉ बन जाता है। ऐसा है ना? तो कहता है कि जो फेडरल लेजिस्लेशन है वो किस चीज पे होगी। इसके लिए कहता है कि फेडरल लेजिस्लेशन सिर्फ उसी चीज पे हो सकती है जो कहाँ लिस्टेड होगा। फेडरेशन को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ कानून साजी या पावर हासिल है सिर्फ उन चीजों पे जो कहाँ लिस्टेड है। कहाँ लिस्टेड है? यार शेड किया हुआ है, चीटिंग कर लो भाई। क्या बोलेंगे इसको? बोलो, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। जरा नाम पे गौर करो, क्या है ये? लिस्ट। कौन सी? लेजिस्लेटिव। क्यों? क्योंकि कानून साजी इस पे की जाएगी। कानून साजी का मतलब है पावर एक्सरसाइज करना। और ये क्या है? कानून साजी किस चीज पे हो रही है? फेडरल। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पावर क्या है और प्रोविंस की पावर क्या है। ये प्रोविंस का हक है, ये प्रोविंस का डोमेन है, ये फेडरेशन का डोमेन है। इसके लिए जरूरी है एक लिस्ट को देखना, और वो कौन सी है? फेडरल, पूरा नाम लो पूरा, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। ओके।
असल में क्या है कि थोड़ा सा चूंकि पहले क्लास है ना, तो मैं थोड़ा सा फॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो मेरे लिए स्टूडेंट हो तुम, बच्चे हो। ओके, मतलब बच्चे का मतलब है अपना दादा वाला। तो मेरा स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है, जो कभी कभी मैं लानते भी दे देता हूँ, उस्ताद की लानत। हाँ, तो थोड़ा लाइट, अभी थोड़ा पहला दिन है, हो सकता है कोई किसी को आदत ना हो। मैं एक दफ़ा अपने ही टेक्स्ट डिपार्टमेंट में, एसआरपी में ट्रेनिंग करवा रहा था, वहां पे तो सड़े हुए लोग बैठे होते हैं ना, बहुत जले हुए सड़े हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं। और सडनली मैंने एक से सवाल पूछा, उसके नहीं आया, जाके उसके मुंह पे शक्ल पे लानत दे दी। तो उसका पहले ही तो उसको तो बम शेल गिरा के सर क्या कर रहे हैं। फिर जब उसको अंदाजा हुआ ना, तो वो हम हमेशा कहता, सर आज लानत नहीं मिली, मजा नहीं आ रहा। तो उसको फिर ऐसा माशाल्लाह सीखा ना। तो आपको भी थोड़ा सा आज थोड़ा सा फॉर्मल अगली क्लास में ना चलो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप क्लास किस टाइम पे ले रहे हो? अभी क्या टाइम हुआ? 8:13। तो 8:13 पे पूरा दिन का काम करके आप भी आए, मैं भी आए, अगर हम अभी भी सड़े हुए होंगे, यार बोर हो जाएंगे भाई। तो मैं आती ही कोट उतारता हूँ, फिर टाई उतारता हूँ, बस उसके ज्यादा कोई नहीं उतारता। शर्ट वर्ट भी नहीं। तो थोड़ा सा ना लाइट रहे, इजी। ओके, रिपीट करना पड़ेगा आपको। वो देख चुका है साजिद, अभी बैठा है हमारा थर्ड पेज से, वो देख चुका है, सारी लानते हैं। साजिद, इनको भी ना थोड़ा हनीमून पीरियड है, जरा टेंशन ना ले, ठीक है, इनको भी दे दूंगा है, सारी वाली लानते इनको भी मिलेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। बताएं, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर टैक्स? नॉट एट ऑल, नॉट फॉर टैक्स, नॉट जस्ट फॉर टैक्स। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें पता चलता है फेडरेशन की पावर क्या है भाई। वन ऑफ द मिस्टेक्स, फेडरेशन की डोमेन क्या है, फेडरेशन की डिपार्टमेंट्स क्या है, फेडरेशन की सब्जेक्ट्स क्या है। यानी फेडरेशन की दायरा खींचना है ना, ये फेडरेशन के लिए तो लिस्ट में देखना पड़ेगा। जो इस लिस्ट में नहीं होगा किसका? प्रोविंस का। जो इस लिस्ट में नहीं है, प्रोविंस का। इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस आर्टिकल में लिखा था ये? 70। शाबाश। अब ये पढ़े गौर से। इन दिस आर्टिकल, दिस एंड द सक्सीडिंग, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी मैं कहूं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, जब मैं क्या कहूं फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, तो उसका मतलब क्या होगा? ये कौन सी लिस्ट है? जो लिस्ट फेडरल लेजिस्लेटिव के नाम से कहां गिवन है? फोर्थ शेड्यूल में। अब आपको एक बात याद करनी पड़ेगी। देखिए, एडवाइजरी कर रहे हो ना, या सीखना चाहते हो ना एडवाइजरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या है? आपका बोलना। आप बोलने से कमाओगे। बोलते वक्त जो आगे बैठी हुई टैक्स अथॉरिटी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर या जज, कमिश्नर अपील्स ट्रिब्यूनल के मेंबर, जहां तक तो हम जाते हैं ना, यानी टैक्स अथॉरिटी और जुडिशियल अथॉरिटीज, आपको पता है किस चीज पे इंप्रेस होंगे? इस पे, रेफरेंस पे। रेफरेंस पे जब आप बात करोगे ना, तो बात के पीछे क्या करोगे? रेफरेंस देंगे। रेफरेंस, ठीक है। जैसे कोई मौलवी साहब है, बात करने के साथ हदीस बताता है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 15। हाँ, बंदा कहता है सही कह रहा है। अथॉरिटी, क्या बात करोगे उधर तुम? ठीक है, कुरान की आयत पढ़ देगा, क्या करोगे तुम? मतलब बात ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो अथॉरिटी दे रहा है भाई। या तो चैलेंज करो, बनो काफिर। कौन चैलेंज करेगा कुरान और हदीस को? तो ऐसे ही लॉज भी हैं। लॉज में आपकी बात नहीं चलेगी, किसकी चलेगी? लॉ की। तो लॉ आप बताओगे, रेफरेंस टू दो। अथॉरिटी क्या है? आपको पता है, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अथॉरिटी। थोड़ा सा आगे की, बहुत आगे की बातें मगर अभी मेंशन कर रहा हूं। एक किसी जगह पे लिखा था जानवर, एनिमल, और कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यहां पे वो चार टांगों वाला जानवर नहीं है, इंसान भी है और बर्ड्स भी है। क्योंकि जानवर वर्ड के अंदर ये मीनिंग आई। अब कोर्ट का फैसला आ गया, ठीक है। किसी जगह पे फिर डिस्कशन चल रहा था, भाई ये जानवर लिखा है, तो उसको कहा, क्या कहा जाएगा? रुको भाई, रुको रुको, डिस्कशन नहीं चलेगा, क्योंकि ये फैसला हो चुका। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये लो पहले ही फैसला कर दिया। जुडिशियल प्रेसिडेंट आ गया, तो अब आप इस पे बात नहीं करें, आप इसको फॉलो करें। आपको पता है उस केस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केस को अथॉरिटी पेश करना। क्या पेश करना? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब यहाँ क्या है? केस लॉ। अथॉरिटी है भाई। आप समझ रहे हैं? इसीलिए जरूरी है आदत, आदत डालेंगे किस चीज की? चीजों को याद करने की।
याद करने की। इस दौर में से सारी चीजें जो है ना, याद करने का मतलब रट्टा नहीं है। याद करने का मतलब, क्योंकि बात करोगे ना तो वो कहेंगे इससे पता है, फिर इज्जत भी मिलेगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं, मैंने एक सेक्शन, एक आर्टिकल का और एक शेड्यूल का नंबर बताया, क्या क्या थे? फोर्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल या फोर्थ शेड्यूल और आर्टिकल 70। क्यों किया हमने ये? ताकि हमें पता चले कि फेडरेशन की पावर क्या है। तो हमें कहाँ जाना चाहिए अब फेडरेशन की पावर देखने के लिए? लिस्ट के अंदर। मगर वो लिस्ट कहाँ है? वो लिस्ट का है, फोर्थ शेड्यूल जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ शेड्यूल देखेंगे। चले जरा कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ शेड्यूल चेक करते हैं। ये जरा आएंगे तो फोर्थ शेड्यूल पार्ट 1 एंड पे ये आता है, और उसमें ये लिस्ट मौजूद है। ये देखें, लेजिस्लेटिव लिस्ट है, ये वही लेजिस्लेटिव लिस्ट है, और उसका फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल की लेजिस्लेटिव लिस्ट है। और इसमें हमें इनकम टैक्स देखना है कि किसके पास है। तो इसकी एंट्री, टैक्सेस की एंट्रीज जो है ना, टैक्सेस की, सारे टैक्सेस की एंट्री, ये देखिए यहां से 43 से स्टार्ट हो रही है, ये टैक्सेस शुरू हो गए। इससे पहले टैक्सेस नहीं थे, अब टैक्सेस हैं, फेडरेशन के टैक्सेस की बारी आ रही है। ये देखें पहला कौन सा है, कस्टम्स, एक्साइज। 47 देखें, आपके लिए रेलिवेंट में लाया 47 तक। सारी एंट्री नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलग सब्जेक्ट भी है हमारा। आज सिर्फ मैं इसलिए लाया ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट दे सकूं। देखें, आप किस लॉ को पढ़ोगे जिसकी इजाजत एंट्री 47 ने दी? किसने दी? आपको पता है पुराने दौर में ड्रामे बनते थे, इसके फला बादशाह की जो रूह है ना, तोते में वो तोता पकड़ लो, तोते का सर मरोड़ेंगे, वो बादशाह मर जाएगा। ऐसी कहानियां थी ना, बचपन में हम पढ़ते थे, हाँ। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसका तोता ये है 47। 47 को ओमिट कर देना, इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपनी पावर इनकम टैक्स लॉ कहां से ड्रॉ करता है? यहां से। इजाजत है तो वो कानून बनेगा। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इजाजत दे तो वो स्टेट्यूट या एक्ट ऑर्डिनेंस बनता है। और अगर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड में चेंजेस हो जाए तो एक्ट पे असर होगा। तो हमारे मुल्क में जो टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसको इम्पोज किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के जरिए। तो जो हमारा लॉ है कौन सा, क्या कहलाएगा वो? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब इस लॉ को, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को हम लिंक करके और देखना चाहते हैं कि ये लॉ किस तरीके से प्लेस हुआ। क्योंकि ये है इनकम टैक्स, और ऑर्डिनेंस क्यों कहते हैं ये भी आप सीखोगे 2001। ओके। किसने बनाया लॉ को? फेडरेशन ने। फेडरेशन ने इसको कहा कि जी ये हमारा लॉ है, इसके जरिए कौन सा टैक्स टैक्स इंपोज किया गया। इसका एक सेक्शन 4 है, ये पढ़ेंगे आप 4। इसने क्या कहा, कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स इंपोज कर दिया इस लॉ ने, इस कानून ने इनकम टैक्स इंपोज किया। मगर आपको जो बात समझानी है ना, आप में से जो अकाउंटेंट्स हैं उनको, कि देखो ये ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, लिखा है हमें फॉलो करना है, नहीं, हम इसको चैलेंज करना भी सीखेंगे। गलत लिखा है, पता है इसको, इसको किस पैराए पे चैलेंज कर सकते हो कि ये गलत है? इसलिए नहीं कि मैं नहीं मान रहा, मुझे गलत लग रहा है, नहीं। इसको आप चैलेंज सिर्फ उस वक्त कर सकते हो जब ये कंट्राडिक्शन कर जाए, या ये किसी न किसी जरिए से ये कोई दायरे से निकल जाए। जो दायरा किसने रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की एक बात की भी खिलाफ वर्जी हो गई ना, तो उस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके खत्म दिया जाता है। और आज तक बेतहाशा बेतहाशा प्रोविजंस, सेक्शंस, सब सेक्शंस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया हुआ है और कहा है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। जब आप पढ़ोगे ना ये कोर्स, तो आधा लॉ में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करवा के दिखाऊंगा तुम्हें। मैं दिखाऊंगा, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन की इस चीज की खिलाफ वर्जी नहीं दिख रही तुम्हें? तुम कहोगे हाँ सर। फिर कहोगे सर फिर भी कानून में क्यों मौजूद है? मैं कहूंगा कोई चैलेंज ही नहीं करता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, लोग पढ़ते ही नहीं है, उस तरह देखते ही नहीं है। तो जो मेरा चैलेंज है ना, आप में से जो अकाउंटेंट है उसको लॉ सिखाना, और आप में से जो लॉयर है उसको अकाउंटिंग सिखाना, ताकि दोनों का एक मिक्सचर बनता है इनकम टैक्स, दोनों का मिक्सचर बनता है टैक्स एडवाइजरी। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा? ये कानून बन सकता है, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है। बताओ कहां साबित हुआ? इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग बताओ। वेदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि इनवैलिड है?
पहला सवाल ये होना चाहिए, हर लॉ को पढ़ते हुए पहला सवाल ये होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की किस एंट्री से इसने अपनी लाइफ अखज की, किस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन ने कहा इसको बनाओ। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाजत नहीं देता, नहीं बन सकता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपसे अब मैं सीखना चाहता हूं, बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन ने इसको वैलिड करार दिया, बताएं। एक आर्टिकल था, कौन सा, भूल गए, आर्टिकल 70। और दूसरा क्या था, एक एंट्री थी। कहाँ एंट्री थी, एंट्री का नंबर बताओ और कहाँ थी वो एंट्री नंबर, इसको एंट्री बोलते हैं, एंट्री नंबर 4। नो 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 नो, एंट्री नंबर 47। 47 कहाँ, इन, कहाँ कहाँ कहाँ, इन, इन नहीं, इन पार्ट 1 ऑफ फोर्थ शेड्यूल, या फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको नोट करना पड़ेगा कि ये आपकी बुनियाद है, इससे ही सारी चीजें शुरू होती हैं, इसी से सारी चीजें शुरू हुई भाई। आपका इनकम टैक्स लॉ शुरू इससे हुआ। सही है, पॉइंट समझ आ गया। तो किसी भी लॉ को जब पढ़ेंगे, पहले कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड है भी या नहीं। तो देखें तो सही कि किस प्रोविजन के तहत वो बना। अब आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री में एक चीज गौर से देखो, क्या नजर आया, गौर से देखो, खुद ही देखो, अभी आज ही तुम टैक्स एडवाइजर बनना शुरू हो जाओगे, क्या नजर आया, और नतीजा भी तुम निकालोगे खुद। बताओ। अब मैं टीचर भाई खत्म, अब फॉर्मल गया भाई, अब इजी। ठीक है, पहले कोर्ट जाएगा फिर टाई जाएगी। बताएं भाई, कौन सी चीज है भाई। साजिद अब मैं शुरू हो गया भाई, पहले मैंने कहा यार ऐसे ना होंगे, इनको स्टाइल ही नहीं पता हो मेरा। क्या बोला, बेहतरीन, पॉइंट पकड़ लिया। कहता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। बस लफ्जों पे गौर करो, लफ्ज अधूरे हैं आपके। क्या लिखा है, अभी भी गलत बोल रहे हो, और अगर पहली क्लास नहीं होती तो लानत मिल चुकी होती तुझे। गौर से, गौर से, एक वर्ड मिस कर रहे हो चंदा। इनकम, मौलवी साहब, इनकम, असल चीज इनकम है। इसका मतलब है कि अगर वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी तो वो फेडरेशन के डोमेन में नहीं आ सकती। तो जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ये ये आपका वो कानून है, ये वो कानून है भाई। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो मैंने अभी अभी लिखा था, जिसने क्या किया है, जिसने टैक्स इंपोज किया है, ये है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, आ गया ये, हाँ आ गया। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जिसके सेक्शन 4 ने इनकम टैक्स इंपोज किया। अब मैं इसको मुकम्मल करने लगा हूं। इनकम टैक्स तो इंपोज किया किस पे, इनकम पे। कौन सी इनकम, ऑल इनकम। गौर से सुनना, ये बातें आप में किसी ने नहीं सीखी होंगी। मैं आपको बता रहा हूं, कोई कोर्स ये बातें नहीं सीखा। मैं भाई खुद सीए का टीचर हूँ 19 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा पाकिस्तान मुझे जानता है सीए के लिए। मगर यकीन कर लो, बच्चे मेरिट लाते हैं, टॉप करते हैं, मगर मुझे पता है ना हम उनको क्या पढ़ाते हैं। पेपर पास करना है भाई, उधर पेपर पास करना है, इधर पेपर वेपर नहीं, इधर कमाने के लिए। तो वो चीज सीखोगी जिसका प्रैक्टिकल एडवाइस से ताल्लुक है। अब जरा देखिए, इनकम पे टैक्स लगेगा भाई, कौन सी इनकम, गौर से सुनना मेरी बात, कौन सी इनकम, ऑल इनकम, ऑल इनकम एक्सेप्ट, अभी अभी एक्सक्लूजन क्रिएट किया है एंट्री 47 ने, पार्ट 1 फोर्थ शेड्यूल, कि नहीं लग सकता अगर वो इनकम कौन सी होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। भाई क्या एग्रीकल्चरल इनकम पे फेडरेशन टैक्स लगा सकती है, नहीं लगा सकती। किसी फॉर्म, किसी शेप या किसी वे में उसको टैक्स कर सकती है, नहीं, किसी फॉर्म, किसी शेप, किसी वे में नहीं कह सकती। सपोज करें मौलवी साहब, अगर एक, क्योंकि मैं भी अंदर का मौलवी हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा ना, हम दोनों मौलवी ही हैं। मस्जिद में हम आजकल कहते हैं खवातीन नहीं आ सकती, हालात हज़रत उमर के दौर के बाद तो मना हुआ ना। ठीक है, एक खातून है जो कि मर्दों का ड्रेस पहन के आए, मैं आऊंगी, तो क्या मर्द बन जाएगी, नहीं। हाँ, उसको करो करो करो। अच्छा, किसी जगह पे कोई महफिल थी,
खवातीन की, एक मर्द के मैं जाऊंगा बुर्का पहन के जाऊंगा, अलाउ होगा? यानी अगर आप ड्रेस, शक्ल, बुर्का, शेप चेंज भी कर लोगे तब भी चेंज। अब ये बात अगर तुम याद करोगे ना कि एग्रीकल्चर को फेडरेशन टैक्स कर ही नहीं सकता, तो आप आगे चल के एक आर्टिकल है 111, उसको फॉलो नहीं, उसको चैलेंज करोगे, क्योंकि उसमें एक छुपके से एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर रहा है। छुपके से पता है कैसे टैक्स कर रहा है? वो कहता है कि हर वो बंदा जो कमाता है एग्रीकल्चरल इनकम, उस पे प्रोविंस को टैक्स देना था। उसने किसको टैक्स देना था? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स प्रोविंस का टैक्स है। सर ये कहाँ लिखा था प्रोविंस का टैक्स है? भाई शुरू तो मैंने किया था ना, मैंने क्या कहा था? जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं होगा वो प्रोविंस का है, और प्रोविंसेस ने इस पे टैक्स लगाया हुआ है। नॉमिनल, आजकल तो वर्ल्ड बैंक डंडा लेके पीछे पड़ा हुआ है, आईएमएफ कहता है भाई बाकी इनकम के साथ बराबर करो, सेम रेट लगाओ। तो अगले साल से तुम देखोगे ये भी बड़ी एडवाइजरी का दरवाजा खुलने जा रहा है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के जो बड़े रहे ना, या डिफेंस फेंस में रहने वाले सारे, जमीनें उधर होंगी, रिटर्न इधर फाइल हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एक नया दरवाजा खुलने वाला है अभी एक आध साल के अंदर। और अभी सिंध गवर्नमेंट ने तो ये एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स क्या किया है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हटा के एसआरबी को दे दिया है। तो मुझे अंदाजा है क्या होने जा रहा है, एक नई एडवाइजरी की अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है। इस पे कभी बात करेंगे डाउन द लाइन, अभी सीखो तो सही। तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है प्रोविंस का, प्रोविंस का। अब आपको पता है सेक्शन 111 क्या कहता है, जो फेडरेशन का है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर है? वो कहता है कि जिसने भी प्रोविंस को एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स नहीं दिया और हमारे पास इसका प्रूफ नहीं लाया, एफबीआर प्रूफ मांगता है, कहता है प्रूफ लाओ कि तुमने एग्रीकल्चरल इनकम कमाई है। क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम को ही कॉन्स्टिट्यूशन ने भी, और इवन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 41 ने, किसने? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किस सेक्शन ने? ये इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, ये एक वक्त आएगा तुम खुद भी ये नंबर बोल रहे होगे। सेक्शन कौन सा? सेक्शन कौन सा? 41। ये थोड़ा लिखते जाएं प्लीज, लिखते जाएं थोड़ा वक्त के साथ। आपको ये क्या लिखा है ऊपर देख रहे हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की ये क्या है? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? जिस पे टैक्स नहीं है। और उसका कौन सा सेक्शन है बेटा? 41। क्या कहता है? एग्रीकल्चरल इनकम फेडरेशन के लिए क्या बन चुका है? एग्जेम्प्ट। फेडरेशन के लिए क्या है? एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है? जिस पे टैक्स। तो दो टर्म सुने, टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम, ये ऑपोजिट है आपस में। क्यों? टैक्सेबल का क्या मतलब है? जिसमें टैक्स है। एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है? टैक्स नहीं है। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है ना? बोला ना एग्जेम्प्ट है। कहाँ लिखा है, किस सेक्शन में लिखा है? सिर्फ सेक्शन बताएं। 41, सेक्शन 41 के तहत, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 41 के तहत, सेक्शन 41 के तहत एग्रीकल्चर इनकम क्या है बताओ? एग्जेम्प्ट है ना? एग्जेम्प्ट है। एफबीआर पता है क्या बोलता है? और वो इसने जो बात कही है वो सेक्शन 111 में कही है। 111 में कहता है कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम आपके पास है और आप उसको एग्जेम्प्ट डिक्लेयर कर रहे हो, तो हमें एक प्रूफ दो। प्रूफ क्या? कि तुमने एग्रीकल्चरल इनकम प्रोविंस को पे की, पेड और नॉट। और अगर तो प्रूफ नहीं दोगे हम टैक्स करेंगे। और कर रहे हैं, और कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं इस एग्जाम्पल को समझो। सेक्शन 111 है, जो क्या कह रहा है? आपके इनकम एग्जाम्प्ट है, प्रूफ लाओ। क्या प्रूफ लाओ? आपने प्रोविंस को टैक्स दिया कि नहीं दिया? क्यों? वो प्रोविंस का डोमेन है, उनको टैक्स दोगे तो साबित होगा कि तुम्हारी इनकम। आपको पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि चूंकि वो इनकम एग्जाम्प्ट है ना, तो लोग इंडस्ट्री की इनकम को भी बोलते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। एक बड़ा मशहूर केस है, पता नहीं कोई दादू था या कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट था सिंध का, इंटीरियर सिंध का। वहाँ एक सारे डिस्ट्रिक्ट की इनकम इतनी नहीं हो सकती जितनी एक खातून ने कही थी कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है वहां से। वो उतनी जमीनें नहीं है जितनी, पता नहीं कोई 200 बिलियन या कितना करके किसी जमाने में शो हुआ था। तो सारी दुनिया परेशान हो गई, ये इतने पैसे आए कहाँ से? पता चला इंडस्ट्रियल इनकम थी, सारी इंडस्ट्री की इनकम थी, और उन्होंने एग्रीकल्चर के नाम से डाल दी। तो एफपीआर भी कोई मकसद सर्व करने के लिए ये काम कर रहा है, मगर जैसे मैंने कहा कि वो मकसद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा या नहीं होगा? होगा ना। और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे को अगर वो क्या करेगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे को क्रॉस करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा टांग काट देगा। शुक्र है टांग काट रहा, सर नहीं काट रहा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड।
वो प्रिवेल करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, एग्रीकल्चरल इनकम किसका डोमेन है, प्रोविंशियल। कहां लिखा है, 41 में तो उसमें एग्जाम ओ भाई, आप देखें ना, वो अकाउंटेंट वाली जबान इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि अकाउंटेंट ऐसे है ना, लॉयर बनो, लॉयर, एडवाइजर बनो। भाई कहाँ लिखा है कि एग्रीकल्चरल इनकम प्रोविंस के डोमेन में है, फेडरेशन के डोमेन में नहीं है। एंट्री 49 पार्ट 1 फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा ना कि किसका क्या डोमेन है। तो हम क्या कहेंगे, एंट्री कौन सी है, 47, एंट्री 47, एंट्री 47, एंट्री 47। और अगर पार्ट 1 नहीं भी बोल रहे तो खैर है, मगर दो नंबर याद करो, 47 एंट्री का नंबर है और शेड्यूल है फोर्थ। यहां ये लिखा है ना, नहीं लिखा, देख लो भाई, खुद ही देख लो। ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपके सामने एंट्री है, लिखिए, पढ़ो गौर से क्या लिखा है। टैक्सेस ऑन इनकम फेडरेशन का डोमेन है, विच इनकम, ऑल इनकम, मगर सिवाय किसके, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि डोमेन इनकम सारी है टैक्स लगाने के लिए, सिवाय एक इनकम के, और वो है एग्रीकल्चरल इनकम, ये डोमेन नहीं है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी भी केस में डोमेन नहीं है आपका, कहां लिखा है कि एग्रीकल्चर इनकम भी डोमेन बन जाएगा अगर वो ये केस हो तो, नहीं लिखा ना, कहीं नहीं लिखा ना। इसका मतलब है कि अगर एफबीआर अपने एक अपने प्रोसीजर बना के, किसी नेक नियति से ही क्यों ना हो, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए ही क्यों ना हो, अगर वो कहता है कि मैं आपकी एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स करूंगा अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, अगर तुमने मुझे एविडेंस नहीं पेश किया प्रोविंस को टैक्स होने का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि एग्रीकल्चरल इनकम हर हाल में किसका डोमेन है, हर हाल में है या एक हाल में है, क्योंकि वो वहां क्वालिफायर नहीं लगा, एडजेक्टिव नहीं लगाया गया, कहां लिखा है कि किस हाल में प्रोविंस का है, किस हाल में फेडरेशन का है, हर हाल में किसका, हर कंडीशन में किसका, सूबे का। तो आप तो टैक्स लगा ही नहीं सकते, चाहे कोई भी जवाब क्यों ना, चाहे कोई भी जवाब क्यों ना हो, आप टैक्स नहीं लगा सकते। मगर आपको पता है एफबीआर टैक्स लगा रहा है, कौन सा सेक्शन यूज करता है वो, सेक्शन 111, 111 को यूज करके प्रूफ मांगता है। आपने अगर कहीं अपने रिटर्न में, देखिए मैं क्यों कहता हूं कि पंचिंग बच्चों वाले काम है यार, रिटर्न फाइलिंग से निकल आओ, सीखो तो बड़ा काम करोगे, तब एडवाइस कर पाओगे। ये ये इसलिए एज एग्जाम्पल मैं आपको क्लास वन में ही आपको शो करना चाहता हूं भाई एडवाइजरी क्या है। ये सेक्शन ट्रिपल वन जो आप बता रहे हैं, ये लॉ का पार्ट नहीं है, ये है, तो फिर आ गया ना अकाउंटेंट, आप भी अकाउंटेंट हो, आ गया ना, लॉ का पार्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको जो लॉयर जाके हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा ना, उसका नाम जो होगा वो क्या होगा, इस तारीख में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, कि पहला बंदा होगा जो जाके चैलेंज करेगा उसको। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी लॉयर जाके इसको आप, हम नहीं कर सकते, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही इसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। तो कोई तो उठेगा ना जो चैलेंज करेगा, वो कहेगा ना कि भाई नोटिस जो मुझे दिया गया है मेरे क्लाइंट को, दिस नोटिस इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि उसमें मुझे प्रूफ मांगा जा रहा है एक ऐसी इनकम का जो तुम्हारा डोमेन ही नहीं है, जो एंट्री 47 के तहत प्रोविंस का डोमेन। देखिए मैं डिफॉल्टर हूं, प्रोविंस का हूं बोल रहा हूं, मैं डिफॉल्टर हूं, मगर मुझे कौन पूछे, प्रोविंस, आपके पूछ रहे हो, आपके पूछ रहे हो। आप जाते हो वो ट्रैफिक में कौन सा सिपाही रोकता है, ट्रैफिक, दूसरा क्यों नहीं रोकता, उसको डोमेन नहीं है भाई, उसका डोमेन नहीं है, तो आपका डोमेन नहीं है। मैं डिफॉल्टर हूं भी तो वो पूछे ना। आप एक बुर्का पहन के घर में घुसोगे, घर में घुसोगे तो बुर्का भी उतार के दो थप्पड़ मार के निकालेंगे तुझे। आप बात समझ आ रही है। मुझे एक बात बताओ, इससे पहले जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो जो होती है ना यार, लॉ में लिखा है, अब क्या कहोगे, लॉ में लिखा तो है बट लॉ बजाते खुद लीगल भी है कि नहीं है, अगर लॉ इलीगल है उसका दायरा क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा लॉ का,
कि वो लीगल है भी कि नहीं है। इसका मतलब क्या है भाई, देखो आपको आउट ऑफ बॉक्स सीखना पड़ेगा, इसको एडवाइजरी कहते हैं। आपको पता है सबसे बड़े पैसे क्यों कमाते हैं लोग? क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। कंप्लायंस करानी होगी ना सिर्फ कानून में लिखी हुई बातों की, तो फिर एडवाइजर नहीं चाहिए उनको, उनको एक छोटा सा अकाउंटेंट चाहिए। अपने अकाउंटेंट से ही वो सारा काम करा लेंगे, आपसे क्यों कराएंगे? आपसे इसलिए कराएंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, आउट ऑफ बॉक्स हो चुके। तो पहला लेसन मैंने आज आपको क्या बताया जो आपने सीखा इनकम टैक्स के लिए? पहला लेसन ये है कि हम सिंपल कंप्लायंसेस नहीं करते। सिंपल कंप्लायंसेस छोटे लेवल की एडवाइजरी है। हम उस कंप्लायंस से आगे जाके इवन चैलेंज ऑफ लॉ भी सीखेंगे कि इस किस पैराए पे। आपको पता है एक नोटिस आएगा जो आप पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट में, लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस में। तो अगर आम सादा सा तरीका होगा ना, तो आप क्या सीखोगे? नोटिस की कंप्लेंट्स करो। मेरे पास आप नोटिस की कंप्लेंट से पहले पता है क्या सीखोगे? नोटिस लीगल भी है या किस सेक्शन के तहत इशू हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट मीट की कि नहीं की, उसमें क्या क्या लिखा था, उसकी प्री कंडीशंस क्या थी। स्ट्रैटेजी सीखोगे, स्ट्रैटेजी, बिकॉज इट्स अ बैटल। इट्स अ बैटल। आई बात समझ? ये चीजें होंगी, इसीलिए थोड़ा सा याद रखना, मैं सिंपल पंचिंग नहीं करवाऊंगा आपको। सिंपल पंचिंग करना है 2 हफ्ते का, यार 1 हफ्ते का काम नहीं है, बच्चों वाला काम है। मैं उससे बियॉन्ड जाता हूँ, रिमेंबर दिस। और थोड़ा रिगरस जाऊंगा, थोड़ी डिटेल में जाऊंगा, ताकि आप चीजें सीख सको। ओके, चलें अब आप आते हैं आगे। देखिए अब हमारा एक तो चलिए इलस्ट्रेशन तो मिल गई ना हमें कि भाई टैक्स हल्का नहीं है भाई, टैक्स की प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी कोर्सेज। अब आप देखिए ना कोर्स डिजाइन ही कैसे किए गए हैं। एक सब्जेक्ट का नाम है टैक्स प्लानिंग अफेयर्स, ऐसे डिजाइन करें कि टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर बचा सको। तो ऐसी स्ट्रेटजीज कहाँ लिखी है भाई? कैसे सीखोगे? कोई किताब तो नहीं है ना इसकी प्रोफेशनल। कानून भी फॉलो हुआ और टैक्स भी बच गया, कैसे? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आज। मसलन आपका बंदा जो एडवाइजर, आप जिसको एडवाइस कर रहे हो, तो उसको आप कहोगे बिजनेस कैसे करते हो, वो कहता है जी सर जी मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर। आपको पता है कि आजकल जी सोल प्रोप्राइटर अगर एक इनकम ब्रैकेट उसका ज्यादा बड़ा हो जाए, तो रेट है भाई उसका कितना, टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स उसकी, अभी तो खैर नया फाइनेंस एक्ट बना नहीं है, इसलिए मैं नए फाइनेंस एक्ट के रेट नहीं दिखा रहा, मैं पुराने के ही आपको रेट दिखा रहा हूँ। ये देखिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, इसमें टैक्स रेट गिवन है फर्स्ट शेड्यूल में। कहाँ रेट्स गिवन है? फर्स्ट व्हाट? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के किस शेड्यूल में? फर्स्ट में क्या गिवन है? टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स आए जरा, टैक्स रेट्स देखते हैं। अगर एक बंदा एज अ सोल प्रोप्राइटर काम करेगा, एज अ सोल प्रोप्राइटर या एज अ, मैं आपको भी दिखाता हूँ, प्लानिंग करा देता हूँ आपको, आपको देखिए फायदा कितना होगा। और उसको फिर कैसे टैक्स वालों उसको तोड़ते हैं, फिर ये कैट एंड माउस है। कभी भी एक स्ट्रेटजी परमानेंट नहीं रहती। जैसे ही लूप होल टैक्स वाले के सामने आ जाता है ना, उसको तोड़ता है, वो अमेंडमेंट कर देते हैं, फिर हम नया निकाल लेते हैं। फिर मैं तो इस दिस इज हाउ एडवाइजर जो होगा वो हमेशा एक कदम आगे होता है, क्योंकि नई स्ट्रेटेजी वो लाता है। मगर तरीकेकार क्या है? आपको मैं अभी एक स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ जिसको इन्होंने अभी अभी तोड़ा है। ये फाइनेंस सेक्टर है ना, इसमें वो स्ट्रेटेजी तोड़ी है उन्होंने। स्ट्रेटेजी क्या है ये देखो भाई। अगर एक सोल प्रोप्राइटर बन के काम करे, उसका हाईएस्ट रेट किधर जाता है? बिजनेस अगर हो तो, सैलरी नहीं। ये देखें आपका, नहीं, ऊपर है रेट का शुरुआत। टेबल फर्स्ट शेड्यूल का स्टार्ट होता है। ये फाइनेंस एक्ट आ जाए, किताबें प्रिंट हो जाए, तो फिजिकली कॉपी जरूर लीजिएगा डायरेक्ट की। फिजिकल कॉपी बहुत जरूरी है आपके पास। सॉफ्ट कॉपी से चलाना चाहते हैं काम, आपकी मर्जी। बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि एक फिजिकल बुक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की आपके पास हो। ये बेटा आपका है फर्स्ट शेड्यूल आ गया, ये देखिए फर्स्ट शेड्यूल। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? ऑनलाइन बेटा इसमें क्या होगा? इसमें होंगे टैक्स रेट्स। इसमें होंगे टैक्स रेट्स। अब देखिए टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं हम, प्लानिंग। इनकम टैक्स प्रैक्टिकल, इनकम टैक्स कैसे प्रैक्टिकल? भाई आओ सीखते हैं ना। मैं आपको बच्चों वाली बातें थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ, देखो अब शो दिखा रहा हूँ भाई, ये है एडवाइजरी। ये जो रिटर्न पंचिंग है ना, ये बच्चों वाला काम है, इसको सीखने आए हो तो देन छोड़ो फिर इस कोर्स को, इसमें सीखना है तो बड़ी। इसलिए मैंने कहा जॉब वाले तो साइड पे हो जाए, इधर आए वो जो अपनी फर्म बना के दिखाएंगे, जो मेहनत करेंगे और अपनी फर्म बना के दिखाएंगे। चले भाई देखते हैं रेट्स क्या होते हैं। ये आपको वक्त के साथ देखिए, एक बात याद रखिएगा, बच्चों की लेवल से पढ़ाऊंगा।
पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि आपको कुछ नहीं होता, ये ना समझें कि आपको मैं हमेशा बड़े लेवल पे होगा तो समझ ही कुछ ना है। पढ़ाऊंगा, मगर मैं आपको आज सिर्फ एक बात दिखाना चाहता हूं कि आपको एम क्या करना है, किधर जाना है। ये एक रेट्स गिवन है। आप जरा ऊपर देखें ये क्या लिखा है। ये वो रेट्स हैं जो कि किसी भी बंदे की टैक्सेबल इनकम पे अप्लाई करेंगे अगर वो बंदा जो है बिजनेस इनकम कमा रहा है, सैलरी इनकम ना हो। आप आखिरी स्लेब देखिए, इसको स्लेब्स कहते हैं, 1 2 3 को स्लेब कहते हैं, ब्रैकेट या स्लेब कहते हैं। छठा ब्रैकेट आखिरी है, उसमें कोई रेट देख रहा है कितने परसेंट है? 45% रेट है भाई। सोल प्रोप्राइटर, इनकम कितनी कमा रहा हो, टैक्सेबल इनकम ये ले भाई। अगर कोई बंदा, बोलो ना, अगर कोई बंदा क्या 56 लाख कमाएगा ना, तो उसने अपनी कब्र खोद दी, गया। क्यों? उस पे रेट क्या लगेगा? 45%। और भी है तरीका है, सारा सीखोगे, बट रेट कितना गिवन है? ले भाई 45%। स्लेब वाइज होता है, इनकम से रेट चेंज होता है। ये सारी चीजें सीखेंगे कि बच्चों के लेवल पे, छोटे लेवल पे आपके आपको सिखाऊंगा। डोंट यू वरी, जिसने टैक्स नहीं पढ़ा ना, डोंट यू वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे प्रैक्टिकली है क्या चीजें जो आने वाली है। तो अब प्लानिंग करें, इसकी प्लानिंग की है, टैक्स प्लानिंग। जिस जिसको भी कानून आता था ना और जो था, उस प्लानिंग को एफबीआर भी तोड़ गया है। अब पता है कैसे तोड़ा है? अभी अभी चलें एक वर्किंग करते हैं। मैं आपको एक और रेट दिखाता हूं। अब ये मैं आपको एक मॉडल पढ़ा रहा हूं, टैक्स प्लानिंग थ्रू टैक्स रेट्स। ये मॉडल आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि रेट्स को देखते हुए, दिस इसका दूसरा नाम भी है, टैक्स प्लानिंग थ्रू टाइप ऑफ पर्सन। टाइप ऑफ पर्सन देखिए कैसे। ये इंडिविजुअल था, सोल प्रोप्राइटर था। थोड़ा सा आगे जाते हैं ना रेट में, ये आपको खुद नहीं ढूंढनी पड़ेंगे, ये मैं पढ़ाऊंगा। आपका सबसे बड़ा काम क्या होगा? आप सीखो, सीखो, नोटिंग करो अपने पास और याद रखो चीजों को। ये देखें आपका किसका रेट है ये? नहीं नहीं, टोटल किसका? कंपनीज का रेट। ऊपर देखिए डिवीजन 2 किसका रेट है? डिवीजन 1 इंडिविजुअल और एओपी का था, डिवीजन 2 कंपनीज का रेट क्या है? स्मॉल कंपनी का 20%, बैंकिंग कंपनी का 39, और आम कंपनीज का। अब देखें, समझें, ये देखें क्या प्लानिंग थी और तोड़ा कैसे, ये देखें। अब हम प्लानिंग, ये मैंने लास्ट बैच में भी पढ़ाया बच्चों को टैक्स प्लानिंग करने का मॉडल, मगर वो टूट चुका है अभी। अभी उनको दोबारा नया मॉडल पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लॉ चेंज हो गया। अभी बल्कि हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी तो फाइनेंस एक्ट तो बना नहीं है ना। अभी तो वो बजट में पेश किया है, मगर तोड़ा कैसे वो भी सिखाता हूँ, प्लानिंग क्या थी वो भी सिखाता हूँ। लेट सपोज, मैं मिसाल देता हूँ, कितनी इनकम थी वहां? 5.6। मैं कहता हूँ अगर किसी की 6 मिलियन की इनकम थी सपोज, ओके, और रेट लगाने का एक तरीका होता है, फिक्स अमाउंट फिर एक्सेस अमाउंट, वो तरीका बाद में सीखेंगे। कम से कम मैं रेट लगाना चाहता हूँ, कितना रेट लगाऊं? इतना तो देखा ना आप लोगों ने। अब सोचें कि अगर इतनी इनकम हो और मैं इससे कितना हिस्सा अपनी सरकार को दूं, तो मेरे घर कितना जाएगा? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मेरा क्या रह गया? 33। आधे का पार्टनर बन गया सरकार। अब लॉ की वायलेशन भी ना हो, टैक्स भी कम हो जाए, ऐसा कुछ करें कि ना करें? लॉ की वायलेशन नहीं है ना भाई। लॉ की वायलेशन होगी इलीगल, मैं कभी नहीं सिखाऊंगा। एथिक्स पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कंप्रोमाइज नहीं किया। टैक्स ऑफिस में हूँ, अल्लाह का करम है, मालिक का करम है। तो कभी मैं एथिकल प्रैक्टिस ना सिखाऊंगा ना मैं आपको कहूंगा, मगर लीगली तो सिखाऊंगा ना। तो आए इसकी प्रैक्टिस। टैक्स प्लानिंग कैसे होती थी? ये इनकम है ना हमारी। तो अगर उस बंदे ने यहां पे काम कर रहा था कैसे, एज ए सोल प्रोप्राइटर, इसको कहते हैं इनकम टैक्स में इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल आम बंदा। और अगर ये बन जाए क्या, कौन सी कंपनी नहीं, कौन, स्मॉल कंपनी यार, तो स्मॉल कंपनी की रिक्वायरमेंट मीट कर लो, रेट क्या लगेगा? 20%। जिंदाबाद, हो गई प्लानिंग भाई। आपने उसको उसको थोड़ी पता होगा, आपको पता था, पढ़े लिखे लोग थे नहीं ना। ये है टैक्स, ये है टैक्स। अब जरा सोचो, आप सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज करवा रहे हो, मॉडल चेंज करवा रहे हो, टैक्स कितना बचा? अब उसका टेक होम कितना है? भाई अब बताओ, उसका टेक होम इतना है तो कितनी बचत करा ली उसकी? इतना टैक्स बन रहा था, इतना 15 लाख रुपए की उसकी सेविंग एक से एक साल की।
ओवर ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर कितना उसका बचा लिया आप लोगों ने। ये बेटा कहलाता है क्या, ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आपने उस बंदे के लिए से लाख। मैं तो पानी पी रहा हूँ यार इतना क्या वायलेशन की हमने लॉ की? कोई भी नहीं। ये पढ़ोगे, दिस इज सब्जेक्ट नोन एज टैक्स प्लानिंग। ठीक है। इसी को तो ये क्यों बता रहा हूं, ये सब उस वक्त कर पाएंगे जब आप P1 और P4 अच्छा पढ़ोगे। प्रैक्टिकल इनकम टैक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि ये बुनियाद बनेगा। और फिर आप वो डिजाइन बना सकोगे इसका। सेट है भाई? चीजें समझ आ रही हैं? लग रहा है कि ये चीजें वाकई ऐसे ही जानी चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूं। और मैं ओपन टू फीडबैक हूं, ओपन टू क्रिटिसिज्म। प्लीज कोई भी, क्योंकि यार ये तो मैंने कहा ना, स्टार्ट मैंने आज कैसे किया था। इट्स माई जर्नी एंड योर जर्नी। मेरी जर्नी है ये एक नई क्वालिफिकेशन, मेरी जर्नी है ये CAT, मेरी जर्नी है ये ICTEP। और उसमें मैं एक एक उसको डायमंड समझ के रिफाइन किए जा रहा हूँ, शाइन किए जा रहा हूँ, शाइन किए जा रहा हूँ। फीडबैक लेता हूँ तो शाइन किए जा रहा हूँ। एवरी टाइम मैं उसमें इंप्रूवमेंट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं फीडबैक लेता हूँ। आई एम ओपन टू फीडबैक। तो मगर जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कोर्स डिजाइन हो गया है ना, वो कोर्स इन इट सेल्फ एसेट बन चुका है अब तो। क्योंकि ये चीजें किसको पता क्या पढ़ानी चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है ना कि पढ़ाएं क्या और कैसे। और कैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑफ CA टीचिंग एंड बिकॉज ऑफ टेक्स्ट वर्क एंड बिकॉज ऑफ माई रिसर्च। अभी आपकी जो मेन क्लास है ना, जो जो कि हमारी थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो मेन क्लास उसमें पीछे कोर्ट रूम बना हुआ है। कोर्ट रूम है, जाते हुए आप देखते जाइएगा। 1959 से लेके अब तक के केसेस हैं, जजमेंट्स, देखते जाइएगा। टैक्स के सारे जजमेंट्स, टैक्स का कोर्ट रूम बनाया हुआ है हमने। ठीक है। और ये आपको सपोर्ट करने के लिए, सिखाने के लिए, प्रैक्टिकल वर्क्स प्रेजेंट करने के लिए। तो इसरार स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है आज नहीं पढ़ रहे हैं, आज सिर्फ ये पढ़ा, उसको यूज करते हुए टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए आज सिर्फ एग्जाम्पल की हद तक, मगर तुम्हें अगर डेफिनेशन देखनी है मैं तुम्हें प्राइवेटली बता दूंगा, सबसे डिस्कस नहीं करूंगा। उसकी डेफिनेशन के अंदर कैपिटल कितना होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे, और टर्नओवर कितना होगा, ये सारी चीजें देखी जाती है फिर। और वो बड़ी कंपनी को स्प्लिट अप करके ना बनी हो, वो कोई SME ना हो। ये कुछ 5 क्राइटेरिया होते हैं बेटा, मगर दिस इज नॉट द टॉपिक टुडे असरार। ठीक है जानी, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? चलें, अब आप आ जाएं कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करें। बस एक कॉन्स्टिट्यूशन में और चीज दिखाऊंगा, और वो बुनियादी चीजों में से है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का टैक्स से जो लिंकेज है। इसरार मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ बेटा, आपने कंफर्म नहीं किया, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्योंकि आपका सवाल अगर अनआंसर्ड है ना तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और ऑनलाइन के लिए मुझे इतना बता दूं कि आई एम लुकिंग एट एवरी क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे होते हो, जो रिमार्क्स देख रहे होते हो ना, तो उसको मैं देखता हूँ, आंसर करता हूँ। ठीक है, तो आपका ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब देखिए, एक आपने आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल लिखा था? अब याद आ गया, 70। शेड्यूल कौन सा था? फोर्थ। फोर्थ देख रहे हो, फिफ्थ नहीं है, शुक्र है, फिफ्थ होता गड़बड़ हो जाती है ना। फोर्थ, फोर्थ शेड्यूल में एंट्री। शाबाश, क्या बात है भाई। आर्टिकल 70, फोर्थ शेड्यूल, एंट्री 47 के तहत इनकम पे टैक्स लगाने की पावर फेडरेशन की है। मगर वहां एक पावर हासिल नहीं है फेडरेशन को, वो है एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि वो निकलने की वजह से किसका डोमेन हो गया? प्रोविंस का। वो प्रोविंसेस ने उसको टैक्स किया हुआ है, जो अभी बढ़ रहा है। जो जो था तो काफी टाइम से, मगर बढ़ रहा है। अच्छा, अब एक आर्टिकल और लिख लें ताकि फिर हम थोड़ा सा एक आगे की कवरेज करेंगे। और ये जो आर्टिकल है हमारा, इस आर्टिकल को भी इसलिए जरूरी है, नहीं, ये एंट्री, हाँ इसी में। ये आर्टिकल अगर आप देखेंगे ना, तो ये आधी लाइन का आर्टिकल भी नहीं है, मगर हमारी टेक्स्ट की बुनियादी चीजों में से। फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बंद कर दूंगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट अभी नहीं है, ये सब्जेक्ट बाद में आएगा। उसी वक्त इसकी एक एक चीज को इन डेप्थ पढ़ा जाएगा। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कम से कम 2 आर्टिकल आपको पता होंगे तो मैं आज आगे बढ़ सकूंगा। और वो आर्टिकल 77 है टैक्स के हवाले से। ये बुनियादी तौर पे फंडामेंटल आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल।
इसके बगैर टैक्स में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ये मजे की बात ये है कि मैंने आज तक कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जिसमें ये आर्टिकल पढ़ाया जाता। सीए भी नहीं है, सीए में भी आर्टिकल नहीं है, कहीं नहीं पढ़ाया जाता। हालांकि बुनियादी तौर पर बुनियादी फंडामेंटल आर्टिकल है। ये आर्टिकल 77 का ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा है? टैक्स टू बी लेविड बाय लॉ ओनली। क्या बात कर दी इसने? नो टैक्स। ये नो से क्यों स्टार्ट हो रहा है? कलमा कैसे स्टार्ट होता है? क्यों? ला। क्यों ला? पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। नफी और फिर इस बात या इस बात। पहले नो फिर यस। तो नो के बाद क्या कर दिया? पॉसिबिलिटी नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और मजहब, वो भी तो कानून है ना। आप देखेंगे दुनियावी कानून ने भी मजहब से सीखा है। कैसे लिख रहा है? नो टैक्स। पॉजिटिव जुमला भी तो लिख सकता था ना। नो टैक्स, पॉसिबिलिटी नहीं है। नो टैक्स शैल बी लेविड फॉर द पर्पज ऑफ फेडरेशन। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान असेंबली कोई टैक्स लगा ही नहीं सकती, सिवाय किसे? एक्सेप्ट बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब है टैक्स लग ही नहीं सकता जब तक के पहले कोई लॉ ना बनाया जाए। इसका मतलब हुआ कि बगैर कानून के कोई टैक्स नहीं लग सकता। किसी एक सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, अब इसकी भी बड़ी बातें हैं। जब जब मैं खुद सीखता था ना, चीजें सीखता, यकीन करें ऐसे ऐसे नुक्ते सीखे कि दिल करता था बंदा ना वहां डांस करे यार, मजा आ जाता था। वो लफ्ज के नुक्ते, बाल की भी खाल उतार के ना उस पे भी पेंटिंग करके आए अपने साइन से, कि जब कोई एक्सपर्ट पहुंचे ना तो वो तालियां बजाए, वाह तारीफ तूने वाह। तो इस लेवल पे जब रिसर्च करेंगे तो मजा आ जाएगा। अब देखिए क्या कहता है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा तो टैक्स लगेगा। इसका मतलब कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टैक्स नहीं लगा सकता, कोई रूल टैक्स नहीं लगा सकता, कोई एसआरओ टैक्स नहीं लगा सकता, कोई सर्कुलर नहीं लगा सकता, कोई और इंस्ट्रूमेंट टैक्स नहीं लगा सकता। टैक्स सिर्फ कब लगेगा? जब एक्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई लॉ, यानी पाकिस्तान में इनकम टैक्स के लिए अगर कहा जाए तो जब तक कोई इनकम इसके दायरे में टैक्स नहीं हुई हम उस पर टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है ना वो ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब मैं आपसे कहता हूं, क्या हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हो इस कानून को खत्म करके कहे दुबई के शेख की तरह, सऊदी किंग की तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से? भाई वहां टैक्सेस ऐसे नहीं लगते जैसे हमने लगाए हुए हैं। वहां किंग का ऑर्डर आता है, किंग किंग का ऑर्डर आएगा और उसमें लिखा होगा ये टैक्स लगाया जा रहा है। मेरे एक दोस्त थे, उसकी फर्म है, ठीक है, वो चले गए दुबई। तो मुझे भी इंटरेस्ट है सीखने का। वापस आए, मैंने कहा यार क्या सीख के आए हो, बता तजुर्बा बता। ठीक है। तो अच्छा, थोड़ा सा अरबी सीखने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैंने उसे कहा यार तुम्हारे पास ओरिजिनल है तो मुझे दे दे, ताकि वो, उस वक्त इंटरनेट पे नहीं आया था अभी उनका कानून, शुरू के दिनों की बात है। कहता है यार बड़े मुश्किल लोग हैं। मैंने कहा क्या? कहता है मैंने सबसे जाके उसकी अंग्रेजी की ऑथेंटिक ऑफिशियल ट्रांसलेशन हासिल की। जब पढ़ा मुझे लगा तो ये तो टैक्स लग ही नहीं सकता, उसमें इतनी वीकनेसेस थी, इतने उसमें झोल थे। मैंने कहा यार इसमें तो टैक्स लग ही नहीं सकेगा इस कानून में, उसकी तो वर्थ ही नहीं है टैक्स लगाने की। कहता है पहला क्लाइंट मिला, उसको मैंने उसके फैक्ट्स देखे, कानून को देखा, मुझे लगा ये लायबल टू रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसे रजिस्टर नहीं होना चाहिए। कहता है मैंने उसे एडवाइस की कि आप रजिस्टर ना हो, आप पे टैक्स नहीं है। कहता है अगली दफा उसकी ईमेल आई कि आपकी सर्विसेज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड है। कहता है उसको कॉल की, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? कहता है भाई हमारे किंग ने टैक्स लगाया और तुम पाकिस्तानी कहते हो हम पे टैक्स नहीं है, हम तो टैक्स देंगे। ओ भाई वो डरते हैं, इसलिए नहीं टैक्स देंगे कि वो ज्यादा कोई लॉयल हैं, ज्यादा कोई पेट्रियोटिक हैं। उनको पता है बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां किसकी चलती है? भाई पाकिस्तानियों शुक्र करो डेमोक्रेसी में रहते हो। हमारे कानून को चैलेंज करके बैठे होते हैं, हमें कुछ नहीं होता। वहां चैलेंज करो, और इतने डरे हुए हैं भाई। वहां एडवाइजरी के उसूल ही डिफरेंट है। मिडल ईस्ट का काम भी किसी वक्त सिखाऊंगा ना कि कैसे करो अगर कोई करना चाहे, उसूल डिफरेंट है, यहाँ की तरह नहीं है। यहाँ के चैलेंजेस करेंगे, वहां चैलेंज नहीं करोगे, वहां कंप्लाइंसेस, वहां थोड़ा डिफरेंट पे। तो बताने का मकसद क्या है, मुझे बताएं
कि अगर पाकिस्तान में मैं आपसे कहता हूं टैक्सेस लगे हुए हैं, अब टैक्सेस के नाम दे रहा हूं, जरा सुनिएगा। इनकम टैक्स कैसे लगाए, उसके पीछे कौन सा कानून है जिसने उसको टैक्स लगाया है? इनकम टैक्स कौन सा कानून है जिसने इसको टैक्स किया हुआ है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब मैं आपसे पूछता हूं दूसरा सवाल, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, फौरी से क्या ढूंढोगे, इसका कानून कौन सा है? सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, ढूंढोगे इसका कानून कौन सा है? कस्टम्स, ढूंढोगे कानून कौन सा है? अभी एक बच्चा आया था, वो कहे सर मुझे आपसे जरा थोड़े ओरिएंटेशन चाहिए, अपना स्टूडेंट है, कहा सर प्रॉपर्टी टैक्स। मैंने कहा प्रॉपर्टी टैक्स कौन सा, प्रोविंस वाला? हाँ सर प्रोविंस वाला। मैं कहा यार ये तो डोमेन मेरा नहीं है, मैंने इसको कभी नहीं देखा। मैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी देखा, क्योंकि वो मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है। तो एक काम कर, मैं उसको मशवरा क्या दे रहा हूँ, उसके जाओ उनके वेबसाइट पे, उनका एक्ट डाउनलोड करके पढ़ ले। भाई क्योंकि टैक्स कहाँ लिखा होता है, कहाँ लिखा? टूल तो मैंने उसको सिखाए हुए थे ना, जैसे आपको सिखाऊंगा। पहले चार्जिंग सेक्शन देखते हैं, फिर उसका कंप्यूटेशन का सेक्शन देखते हैं, उसमें हमें क्लू मिल जाता है कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में जाता है, तो बगैर देखे भी तुम किसी टेक्स्ट को हैंडल कर लोगे। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आपने आर्टिकल 77 में क्या पढ़ा? टैक्स नहीं लग सकता अनलेस, 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 लॉ नहीं बोलो, लॉ एक बड़ी अलग चीज है। अनलेस, एग्जैक्ट वर्ड्स चाहिए, अनलेस, नहीं, एक्ट ऑफ मजलिस शुरा और पार्लियामेंट हो, एक्ट, 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 ओके। तो कोई कोई एक्ट हो, लॉ तो एक बड़ी चीज है ना। अब पाकिस्तान में ऑर्डिनेंसेस भी हैं कुछ जिनको एक्ट का दर्जा हासिल है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी एक्ट की पावर रखता है, क्योंकि सारी क्लास सारी आज करूंगा तो फिर एक बज जाएगा। आज सारी चीजें नहीं होंगी, ये किसी और दिन के लिए छोड़ दें कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नाम ऑर्डिनेंस है मगर वो एक्ट है, क्योंकि वो एक्ट की पावर कैरी करता है। वो एक्ट ही समझा जाए, वो कैसे ऑर्डिनेंस रहते हुए एक्ट बना वो कहानी है, बाद में बताऊंगा। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, वरना टैक्स लग ही नहीं सकता। नहीं लग सकता ना। चले एक मैं डिस्कशन करता हूं आपसे। कुरान में बार बार कहा गया है नमाज कायम करें। हम्म, किस आयत में लिखा है कि कितनी दफा? जिसमें एग्जैक्ट लिखा हो 5 दफा। एक आयत में है सुबह को, दोपहर, है ना, एक इसमें मौली साहब कहते हैं जी ये सुबह को तो सुबह वाली नमाज आ गई, ये मगरिब इससे निकलती है। नंबर 5 नहीं है उसमें। अच्छा चलें बताएं, वजू का तरीका है ना, नमाज पढ़ने का तरीका है, हाथ कान को टच करें या कंधों तक आए, ये तो फिक्ही मसाइल है ना भाई, है ना? कुरान में क्यों नहीं है? हाथ बांधने हैं सीने पे, नाक पे, या छोड़ने हैं, कुरान में क्यों नहीं है? अब ये बात कहाँ है, कहाँ है? हदीस में, हदीस में है ना, फिर इंटरप्रिटेशन की बात है। अब आप जरा समझिएगा, देखिए इससे कैसे टेक्स्ट के एक्सपर्ट बनोगे, इस एग्जाम्पल से। इसका मतलब है कि अगर आप वर्ड सलात, सलात है ना, नमाज तो वो फारसी लफ्ज है, सलात, सलात का क्या मतलब है? सलात का क्या मतलब है भाई? सलात का क्या मतलब है? अगर हदीस को साथ में नहीं लोगे तो मतलब भी नहीं बता सकोगे। इसीलिए तो कुरान में है ना बार बार क्या कहा है, अतीउल्लाह है व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, क्योंकि वो समझाएंगे कि ऐसे, इस मेथड से, ऐसे ही दुनियावी कानून होता है। अब आपका वो लॉ जो मेन स्टेच्यूट है, मेन कानून है, वो तो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब कुछ चीजें सिचुएशनल प्रोसीजरल, वो इसमें नहीं बताई गई। इसने कहा है ये बातें मैं एफबीआर को बनाने के लिए दे रहा हूं, चल एफबीआर तू बना। अच्छा, खुद नहीं बना रहा, नहीं। ये सेक्शन का नंबर भी याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि सेक्शन है 237। किसका सेक्शन है ये? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, खुद का कानून का। क्या कहता है? पावर टू मेक रूल्स। इसमें लिखा है 237 में लिखा है कि भाई इस एक्ट को, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को इन्फोर्स करने के लिए, क्या करने के लिए? इन्फोर्स करने के लिए रूल्स बनाने की पावर दी जा रही है बोर्ड को। किसे?
बोर्ड का मतलब एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसको पावर दी जा रही है। एफबीआर तुम बनाओ क्योंकि तुमने इंप्लीमेंट करना है, तो सिचुएशन तुम्हें पता होगी, बनाओ रूल्स। अब आने वाला है आपका एक बहुत ही दूसरा बड़ा सोर्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बताते खुद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। आर्टिकल 77 ने क्या कहा, टैक्स लग नहीं सकता जब तक कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना हो। वो तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ठीक है। मगर टैक्स लॉ सिर्फ ऑर्डिनेंस तक महदूद नहीं है। टैक्स लॉ का दूसरा बड़ा सोर्स, पहला सोर्स क्या था, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। दूसरा सोर्स देखो, वो है इनकम टैक्स रूल्स 2002। ये भी है सोर्स भाई। इनकम टैक्स रूल्स 2002 भी उतनी बड़ी बुक होती है, ये तुम्हारे सामने खुल रहा है। ये अक्सर खुलता नहीं है, अल्लाह करे खुल जाए। सारे दुरूद पढ़ रहा हूँ इस वक्त, सारी अल्लाह करे खुल जाए। हाँ, खुल गया खुल गया खुल गया। चलो भाई, शुक्र है ये आ गया। भाई आपके पास इनकम टैक्स रूल्स 2002 भी बुक है, ऊपर पेजेस देखो कितने, 946। अक्सर एडवाइजर्स को इसका पता ही नहीं है इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई, क्योंकि वो तो सिर्फ महदूद होते हैं ना अपनी प्रीवियस पढ़ाई की वजह से, पेपर पास करने की वजह से। ये है एडवाइजरी। अब मुझे एक मजे की बात, मैं देखे ना बुनियादें बना रहा हूँ या बुनियादें हिला रहा है कि तुम क्या सोचते थे है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, ऑनलाइन बेटा तवज्जो कीजिएगा यहाँ पे। अब मेरे पास जो बुक आएगी ना, उसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा बोलो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000। दूसरा हिस्सा, ये एफबीआर ने प्रिंट किया, उसका पार्ट टू क्या बनाया, इनकम टैक्स रूल्स 2002। ये दोनों मिलेंगे तो आपका लॉ बनेगा। इसमें भी चीजें पाई जाती हैं, ये भी लॉ है। अब मजे की बात सुनो, आपने एक रूल, गौर से सुनना गौर से सुनना गौर से सुनना। आप एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है ना, आपको अंदाजा, आपने एक रूल पढ़ा, रूल में आपको लगा यार ये तो टैक्स लगाने का काम कर रहा है। आपको डाउट ये पड़ रहा है कि मैं ऑर्डिनेंस में तो कवर नहीं होता, क्योंकि ऑर्डिनेंस में जनरल बात की गई थी, वहां लिखा है क्या, वहां लिखा है एनिमल, जानवर, कौन सा जानवर नहीं बताया गया, और ऑर्डिनेंस में लिखा है जानवर, और ये बोल रहा है कुत्ता। तो भाई कुत्ते को क्यों ला रहे हो तुम, जानवर को क्यों ला, वहां सब लिखे हैं कि नहीं, तो आपको खदशा लगा यार ये जो क्लाइंट है ना मेरा, ये ऑर्डिनेंस में कवर नहीं हो रहा मगर रूल में कवर हो रहा है। मैं आपकी इसको बेतहाशा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बेतहाशा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, खास तौर पे सेल्स टैक्स एंड सर्विस में, जिसमें ऑर्डिनेंस, वहां के एक्ट में जनरल बातें लिखी हैं, रूल बहुत स्पेसिफाई कर रहा है। तो सोचना चाहिए ना कि रूल कहीं टैक्स लगाने का काम तो नहीं कर रहा, रूल कहीं टैक्स लगाने का काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर टैक्स लगाने का काम कर रहा है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बताओ कैसे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है, बोलो बताओ भाई कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए है कि आर्टिकल 77 की वायलेशन हो गई। आर्टिकल 77 ने क्या कहा था, टैक्स लगाने का काम, इम्पोज करने का काम सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो। और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने पावर डेलीगेट की थी एफबीआर को, तो एफबीआर ने बनाए हुए रूल्स हैं। अब सुनिएगा तवज्जो से ताकि आपका एक तबक रोशन हो, सुनिएगा तवज्जो से, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को बनाने वाली है पार्लियामेंट, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव, और रूल्स को बनाने वाले हैं एक गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेट्स। तो टैक्स लगाने की पावर किसको दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ना, कतन नहीं दी एफबीआर को टैक्स लगाने की पावर, नो 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 नो। आर्टिकल 77 ने कतन नहीं कहा कि एफबीआर टैक्स लगाएगा। ये टैक्स लगाने का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम इम्पोज करना, ये जो कलेक्ट करते हैं टैक्स लगाना नहीं है, लगे हुए टैक्स को कलेक्ट करते हैं ये लोग। पार्लियामेंट को पावर दी है, जब उसने एक्ट को पावर दी तो पार्लियामेंट को, ये है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जो आपकी सारी चीजें इसमें एक्ट और रूल्स दोनों हैं, ये है इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, इस दफा ये अभी अपडेट होगा लाजमन, ये वाली कॉपी, ये लाहौर से प्रिंट करते हैं, ये हम यूज करते हैं। ये फिजिकल कॉपी बहुत जरूरी है आपके पास, क्योंकि अभी अपडेटेड आ रही है ना। पिछले बैच में मैंने बैच 3 वालों को कहा था अभी नहीं लीजिएगा, बैच 3 वाले भी बेटा ले लीजिएगा, अगर कोई बच्चा है तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये वो चीज है जो कि आपके काम आएगी। एनीवे इस पे किसी और दिन बात करेंगे। अब मेरा पॉइंट सुनो, आर्टिकल 77 ने क्या कहा,
टैक्स नहीं लगा सकते, नो टैक्स शैल बी लेविड फॉर द पर्पस ऑफ फेडरेशन एक्सेप्ट, टैक्स लग ही नहीं सकता सिवाय कम, जब टैक्स लगाने का काम कैसे किया जा रहा है, एक्ट के जरिए किया जा रहा हो, एक्ट के जरिए, रूल्स के जरिए नहीं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कानून के दो मेन पार्ट्स बताओ, टैक्स लॉ के दो मेन सोर्सेज बताओ। टैक्स लॉ के दो मेन सोर्सेज क्या है, एक्ट और रूल्स। एक्ट का नाम क्या है हमारे पास, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। रूल्स कौन से हैं, नाम बताए ना, एफबीआर के रूल्स नहीं बोलते हैं, इनकम टैक्स रूल्स 2002, एग्जैक्ट नाम बताना पड़ेगा इनकम टैक्स। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका एक क्लाइंट था जिसमें आपको लगा कि वो टैक्स नहीं हो रहा था ऑर्डिनेंस के तहत, मगर उसको टैक्स कर दिया है रूल्स के तहत, तो ये सही हुआ या गलत हुआ, सही हुआ या गलत हुआ? क्योंकि आपको, आपका क्लाइंट है वो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को आप पढ़ चुके हो, जान चुके हो, आपने फैसला किया, नतीजा निकाला, आपका क्लाइंट इसमें नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड, इसकी उसकी इनकम इस पे टैक्स नहीं हो पा रही क्योंकि वो कहीं एक्सक्लूजन में आ रहा है, कहीं उसकी कवरेज नहीं है। मगर आपने देखा इनकम टैक्स रूल्स 2002 में उसको कवर करके टैक्स कर दिया गया है, ये इसमें टैक्स हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर ऐसा हुआ तो सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ, क्योंकि इसको इतनी औकात ही नहीं दी आर्टिकल 77 ने कि वो टैक्स लगाए। अगर इस तरह किया गया ना तो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स पता है क्या करेंगे बिहार में बैठे हुए, कभी मैं भी बैठूंगा आप देखोगे इंशाल्लाह, ठीक है, मेरे जैसा बंदा भी बैठेगा वहां, तो पता है वो क्या करेंगे, अपने टारगेट्स मीट करने के लिए कमर तोड़ देंगे लोगों की, ये भी टैक्स वो भी टैक्स ये भी टैक्स, टैक्स लगाने की पावर एफबीआर को है ही नहीं, वो कलेक्ट करने की पावर है भाई, सिर्फ असिस्ट करने की पावर है, इंपोज करने की पावर इसमें है ही नहीं। इंपोज करने की पावर सिर्फ किसके पास थी, क्यों? क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था, कहां पे कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें कहा है, कहां पे कहां पे कहां पे, शाबाश, आर्टिकल 77 में कि टैक्स लग ही नहीं सकता जब तक कि किसने लगाया हो, एक्ट ने, रूल्स के जरिए टैक्स नहीं लगा सकते, प्रोसीजर दे सकते हैं, प्रोसीजर बताओ, डिटेल बताओ उसी चीज की जिसको किसने इंपोज किया, एक्ट ने इंपोज किया, एक्ट ने कहा कि इस पे टैक्स है। आपका काम है ही नहीं टैक्स लगाना, आपका काम है प्रोसीजर बताना। तो आपको पता है ये चीजें, ये बातें किसी वक्त काम आएंगी और फिर हैरान हो जाओगे तुम ये देखते हुए कि तुम्हें भी नजर आना शुरू आएगा, अरे ये तो गलत है, ये गलत है, तो फिर वहां चैलेंज करना भी सीखोगे, खत में ये नहीं बताओगे कि जी सर जी मैं आ रहा हूं और मैं जवाब दे रहा हूं, आप बोलोगे आपने जो नोटिस दिया वापस लो, क्योंकि आर्टिकल 77 के तहत ये रूल के जरिए लगाया गया, रूल ये काम कर ही नहीं सकता, रूल का डोमेन ही नहीं है। आई बात समझ? मैंने आज आपको दो आर्टिकल बताए हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी बुनियाद जिन चीजों पे होगी वो ये दो आर्टिकल हैं। हम्म, जो कवर नहीं हो रहे, नहीं हो, नहीं होगा तभी तो मैं बोल रहा हूं नहीं हो रहा, मेरा फायदा हो रहा है ना भाई, नहीं हो रहा, टैक्स नहीं लग रहा तो ना लगे। मुझे एक बात बताएं, आपने दो आर्टिकल आज कॉन्स्टिट्यूशन के देखे, कौन से, एक 77 और एक 70, 77 से हमें क्या पता चला, इसका मतलब क्या है कि टैक्स, ये मैं लफ्ज देता हूं आपको, टैक्स की इम्पोजिशन, टैक्स के इम्पोज, इसको मैं आगे चल के एक टेक्निकल लफ्ज में कन्वर्ट कर दूंगा, उसको हम कहते हैं चार्ज ऑफ टैक्स, चार्जिंग सेक्शन, मैं भी उसमें जाना नहीं चाह रहा था लफ्ज में, इसको चार्ज कहते हैं, चार्ज ऑफ टैक्स। ये हो ही नहीं सकता जब तक कि क्या हो, एक्ट हो, और एक्ट कौन बनाता है बताओ, कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है, ओके। दूसरा क्या था, एक्ट के अगेंस्ट मैंने आपको क्या दिखाया था, रूल्स, रूल्स के जरिए टैक्स के प्रोसीजर दिए जा सकते हैं मगर टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको कौन बनाता है, एफपीआर बोर्ड बनाता है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, बस आखिरी, मैंने बड़ी चीजें आखिर में कंक्लूड करके एक अच्छी जगह पे लाया हूं, ये जरा तवज्जो से सुनिएगा। पार्लियामेंट को किस चीज की पावर है,
एक्ट बनाने की। अब मेरा एक सवाल है, आम आम तौर पे जब बजट आता है ना बीबी, आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, गालियां गवर्नमेंट को पड़ रही हैं। वो बेचारे मासूम है, उनको गालियां नहीं पड़नी चाहिए। स्टेट के स्ट्रक्चर में मैं बस कनेक्ट कर रहा हूँ खूबसूरत बात, खूबसूरत। और एक खूबसूरत और भी है जो बुलबुले में आती है, मैं उसकी बातें नहीं करता, मैं कानून, मैं खूबसूरत बोलूं तो उधर दिमाग नहीं जाना चाहिए आपका, इधर ये खूबसूरती है, ये कानून खूबसूरती है, ठीक है भाई। तो आप आए स्टेट में, स्टेट का जो है ना स्ट्रक्चर बताएं। स्टेट में तीन पिलर्स आते हैं, कौन से पिलर्स हैं भाई? पहला है लॉ मेकिंग। कौन लॉ मेकिंग करता है? पार्लियामेंट करती है। दूसरा है उस लॉ को इन्फोर्स करना, इन्फोर्स करना, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, या आम जबान में उसको गवर्नमेंट कहते हैं, एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट। और जब लॉ को इन्फोर्स करती है गवर्नमेंट, तो फिर डिस्प्यूट्स को कौन रिजॉल्व करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कौन करता है? जुडिशरी। इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? पिलर्स ऑफ स्टेट। पिलर्स ऑफ स्टेट, ये है, बैलेंस ऑफ पावर भी है इसके अंदर। अहमद एक सेकंड बेटा, आपने लिखा है वी आर जस्ट रेगुलेट टू बैलेंस, ठीक है, ओके। इनमें से आर्टिकल 77 के तहत टैक्स कौन लगाएगा? पार्लियामेंट। अगर सादा वे में पूछा जाए ना कि मुल्क में टैक्स कौन लगाता है, लोग पता है क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, क्योंकि ये इधर है, दूसरा पिलर है एग्जीक्यूटिव का, वो उस लॉ को इन्फोर्स करती है। आपको देखिए, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, कौन सा लॉ बताया? कोई एग्जांपल दे किसी लॉ की, कौन सी एग्जांपल दे जो लॉ बनाया हो पार्लियामेंट ने? कोई एग्जांपल दो किसी कानून की। आर्टिकल की नहीं, किस कानून की जो पार्लियामेंट ने बनाया हो, कोई भी लॉ बताओ जो पार्लियामेंट ने बनाया हो। अरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 यार, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ओके। तो पार्लियामेंट खुद इसको इन्फोर्स करेगी, नेशनल असेंबली जाके उसको इन्फोर्स करेगी, वो उसका काम ही नहीं है, उसका काम सिर्फ क्या था? बनाना। बन गए, अब इन्फोर्स कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ही एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसमें एक डिवीजन है जिसका नाम है FBI। ये FBI गवर्नमेंट है, उसको इन्फोर्स करती है। अब एक इनकम आई, बंदा कहता है एग्जेम्प्ट है, FBI कहता है टैक्सेबल है, डिस्प्यूट होगा, FBI ने तो टैक्स कर दिया, बंदा अपील फाइल करके किसके पास जाएगा? जुडिशरी के पास, क्योंकि इसका काम क्या है? इंटरप्रिटेशन। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ है ना, वो इसका काम है जुडिशरी का। ठीक है, ये बताते नहीं नहीं इनमें दोनों में ठीक कौन था, वो अपील के जरिए होता है, फोन करके नहीं पूछ सकते जज साहब से, जज साहब इसका तो मतलब बताओ, ऐसे नहीं होता। ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सुनिएगा, सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा बेटा, तवज्जो सुनिएगा। सवाल मेरा ये है, टैक्स कौन लगाता है? बजट में आप उठाएं, सोशल मीडिया देखें, बजट में टैक्स लगता है तो गालियां किसको पड़ती हैं? आमतौर पे लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, भाई टैक्स नहीं लगाया, किसने लगाया टैक्स? वो अलग बात है कि वो गवर्नमेंट के ही लोग वहां बैठे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वही बैठे हैं, तो चूंकि वही वहां गवर्नमेंट कर रहे हैं, वही वहां मेजोरिटी में है, तो टेक्निकली गालियां गालियां सही पड़ती हैं, टेक्निकली गालियां सही पड़ती हैं, वही तो लोग हैं ना जो गवर्नमेंट में बैठे हैं। मगर सवाल मैं आपसे बार बार क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि मैं एक बड़ी चीज से इंशाल्लाह इसको कनेक्ट कर दूंगा, टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? अब मैं अगला सवाल पूछता हूं, क्यों? क्यों गवर्नमेंट को क्यों नहीं है पावर? प्रेसिडेंट को पावर क्यों नहीं है? प्राइम मिनिस्टर को, जैसे सऊदी किंग की तरह हमारा प्राइम मिनिस्टर भी टैक्स लगाए ना जब चाहे, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, और डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, इससे कनेक्टेड एक हिस्ट्री है, उसमें एक सबसे बड़ा एक इवेंट हुआ था, और वो था US हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री में, जिसको कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। ये क्या चीजें बताता हूँ, बोस्टन टी पार्टी अमेरिकन हिस्ट्री का एक इवेंट है। वो जो उनकी रेवोल्यूशन थी ना, वहां हुकूमत किसकी होती थी? बर्तानिया की, अमेरिका में भी। तो वो क्या करते थे, उनको आए दिन टैक्सेस बढ़ा देते थे। टैक्स कहाँ? अमेरिका, और किंग वहां बर्तानिया में बैठा है, वहां से टैक्स बढ़ा रहा है। तो आए दिन चीजें जो थी वो महंगी हो जाती थी, लोगों पे टैक्स लग जाता था। तो लोगों ने कहा
कि भाई टैक्स हम पे लग रहा है, हमें बताओ तो सही, हमें इसका हिस्सा तो बनाओ। उन्होंने कहा, ये मशहूर है, ये आप हिस्ट्री में टैक्स की हिस्ट्री हो या यूएस हिस्ट्री हो, ये उसके टॉप पे लिखा जाता है। ये दुनिया में इसको, ये इतना बड़ा जुमला है कि पाकिस्तान में इस जुमले पे एक आर्टिकल बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस जुमले पे एक आर्टिकल मौजूद है, इतना बड़ा जुमला है ये टैक्स का। कहता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बताओ इसका क्या मतलब है? हमें रिप्रेजेंटेशन दो, हमें भी शामिल करो डिसीजन मेकिंग में। भाई हम पे टैक्स लग रहा है, हम भी तो बताएं ना, हम भी तो फैसला साजी करें ना। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा मारा और चले गए। उस वक्त पता चला था बोस्टन में कि वो उनकी जो टी के ना जहाज आए, जो टी बेचने के लिए नहीं आते, इंपोर्ट्स हुई थी, वो गए और सारी टी समंदर में फेंक दी उन्होंने कि हम तो अब प्रोटेस्ट करेंगे, हम तो नहीं मानेंगे तुम्हारी हुकूमत को, क्योंकि तुम टैक्स लगाए जा रहे हो, हम पे टैक्स लग रहा है, हमसे ही नहीं पूछ रहे। इस पे टैक्स लग रहा है अवाम पे, किससे नहीं पूछ रहे, अवाम पे। अवाम उठ खड़ी हुई और उठा के उन्होंने जहाज जो है गिरा दिए, उन्होंने जाके टी सारी समंदर में फेंक दी। तो इस नाम का, इस इवेंट का नाम रखा गया बोस्टन टी पार्टी। और उसके पीछे नारा क्या है? नो टैक्सेशन, नो टैक्सेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और आपको पता है रिप्रेजेंटेशन का यहाँ मतलब क्या है? पार्लियामेंट। इसका मतलब, बार बार जो सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे सही जवाब नहीं दे रहे हो। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, टैक्स कौन लगा रहा है? हम लगा रहे हैं। जिंदाबाद। दैट इज दी तवक रोशन। हकीकत में हम लगा रहे हैं भाई टैक्स खुद पे। बिकॉज नो टैक्सेशन विदाउट, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट में। वो ही टैक्स लगाएंगे, यानी हमने लगाया। ये है बेटा टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशन को देखो कैसे हमने लिंक किया। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और इसका आर्टिकल 77 है। आर्टिकल 77 ही तो है जिसमें जुमला मौजूद है, टैक्स नहीं लग सकता जब तक कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना हो। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का मतलब हम खुद पे टैक्स लगा रहे हैं, हम खुद पे टैक्स लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भेजो ही नहीं ना जो टैक्स लगाए। आपने उसको भेजा ना, शादी की, हाँ बोला 3 दफा, अब ठीक है जो नसीब। तो तुम भी भेज रहे हो ना उसको। तो जो बनाएगा वो तुम्हारा है। ये कैसे बोल रहे हो कि नहीं जी मैं नहीं मानता? वो तो सिर्फ एक बंदा बोल गया, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, वो तो हबीब जालिब। हम नहीं बोल सकते। हबीब जालिब ने क्या बोलता है? ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। भाई आपको मानना पड़ेगा, तुम्हारी शादी हो चुकी है। ओके, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं आज के सेशन को। ठीक है, सिर्फ आपको, मैंने सिर्फ देखिए, सारी बातें इनकम टैक्स पे थी कि नहीं थी, मगर इनकम टैक्स का ये एंगल आपने कभी भी नहीं देखा। दैट इज वाई आई कॉल इट प्रैक्टिकल इनकम टैक्स। इट हैज टू डू विद योर प्रोफेशन, इट हैज टू डू विद प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे, कहीं नहीं सिखाई जाती। ये कोर्स कहीं नहीं पढ़ाया जा सकता। और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये सारी चीजें मुझ में ऐसी जोड़ दी कि इनकम टैक्स अफसर भी हूँ, फिर सेल्स टैक्स ऑन सर्विस की भी मुझे कुछ 7-8 साल का तजर्बा मिल गया, तो उसके साथ फिर टीचर भी हूँ सीए का। तो ये चीज़ें कनेक्ट हुई हैं। तो इसका मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिया जा सके। ठीक है, हमारी आज की जो क्लास थी वो हम इसको यहीं पेंड करते हैं। और इंशाल्लाह अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लॉ ऑफ टैक्स नोटिस पे जाएंगे। थोड़ा सा बेसिस बनाऊंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। फिर मैं शुरू हो जाऊंगा, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस। उन नोटिस को मैं पढ़ाऊंगा इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, और एक एक नोटिस की फिर सैंपल भी दूंगा और उसका जवाब भी हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें आसानी से पढ़ाई जाए, समझाई जाए। होप के बेटा ऑनलाइन आपको सब समझ आ गया। मोहम्मद अहमद बेटा, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला बेटा। और इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर पूछे। और देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं ना जिसके अंदर आपको कोई हेल्प चाहिए प्रोसीजर के हवाले से, तो 2-3 स्टाफ मेंबर से वो आपसे रब्ता करेंगे। इसमें एक एडवोकेट अवैस हैं, एक हमारे एडवोकेट शुएब लाखो साहब हैं, वो थोड़ा छुट्टियों पे आजकल। और प्राइमरीली आपसे जो इंटरेक्ट करेंगी उनका नाम है मिस तारा। मिस तारा जो है वो आपसे रब्ता करे, वो शी इज़ अ वंडरफुल माशाल्लाह स्टाफ मेंबर वो। तो और उसके अलावा भी जो टीम यहाँ पे है, जैसे आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो कोई भी आप आएंगे तो आपको कोई भी इशू होगा तो हल कर देगा। मगर ऑनलाइन में कोशिश करें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं इन लोगों से रब्ता करके और उसको कंप्लीट कर लें, ताकि फिर पोर्टल की वो जो सारी प्रोसीजर्स होते हैं वो करके आगे बढ़ जाएं। सेटअप है, कोई सवाल अगर है तो पूछ लें। कल की कल नहीं अच्छा, एक चीज़ और बता दूं,
हम कोशिश ये करते हैं कि अल्टरनेटिव डेज पे क्लास रखें। 3 क्लासेस होंगी हमारी लाइव, एक रिकॉर्डेड होगी। और रिकॉर्डेड इसलिए कि 4 दिन बुलाना नहीं चाहता, तो आप प्रोफेशनल लोग हैं। 3 दिन इसी तरह होगा, 7:30 बजे या 7 बजे के आसपास क्लास रखेंगे। और 1.5 घंटे की, वो डिपेंड करता है टॉपिक पे। तकरीबन मैं कोशिश यही करता हूँ कि टाइम पे एंड करूँ, मगर अगर थोड़ा सा टॉपिक चल रहा होगा तो थोड़ी एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। तो घर तो मैं भी डांट खाऊंगा, आप भी खाओगे, जो भी शादी हो। घर पहुंचते हैं तो फिर वह देर हो गई है, तो थोड़ा सा बेयर विथ मी। कोशिश करूंगा कि टाइम पे क्लासेस स्टार्ट हो और टाइम पे एंड हो। सेट है। तो चले भाई, इंशाल्लाह जो अगली अब क्लास क्या होती है, अल्टरनेटिव डेज पे होती है। तो आज क्या था, अगली क्लास कब होगी? वेडनेसडे। ठीक है, ताकि कंटिन्यूस आना मुश्किल होता है, घर के काम भी होते हैं। तो अल्टरनेटिव डेज पे आपको अगर एक दिन फ्री मिलता है तो आप अपना काम भी करें। और फिर इसके अलावा तो 3 क्लासेस हमारी इस तरह होंगी। ठीक है। तो फर्दर कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज का मैंने बता दिया। जो गाइडेंस चाहिए होती है तो वो आपको ये लोग स्टाफ मेंबर सारे बता देंगे। और कोर्स रिलेटेड बेटा क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए? ड्यूरेशन बेटा मैंने शुरू में आज स्टार्ट किया था ना, तो बताया था, नहीं ये मैंने बताया था बेटा। अब एक काम कर लो जानी, मोहम्मद अहमद बेटा, एक सेशन है हमारा जो इसी में है, ओरिएंटेशन नहीं लिए, तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ बेटा। ये इस तरह है, ये हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। फर्स्ट मॉड्यूल में 4 पेपर होंगे जो 3 महीने में हम कवर करेंगे। रिमेनिंग मॉड्यूल जो है मॉड्यूल 2, उसमें भी 4 पेपर है जो अगले 3 महीने में कवर करेंगे। टोटल ड्यूरेशन हमारा 6 महीने का है, जिसके अंदर हम 3 दिन की क्लास रखेंगे। और जो कोर्सेज हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे। मैं आपको क्विकली बताता हूँ। पहला कोर्स P1 इनकम टैक्स, प्रैक्टिकल इनकम टैक्स है। दूसरा हमारा लॉ ऑफ टैक्स नोटिस है। तीसरा टैक्स लिटिगेशन। लॉ ऑफ टैक्स नोटिस में हम नेट नोटिस जो आते हैं उनको स्टडी करेंगे, इश्यूज स्टडी करेंगे, रिप्लाईज ड्राफ्टिंग सीखेंगे। और उसके अलावा टैक्स लिटिगेशन में हम अपील्स और जो बाकी प्रोसीजर्स होते हैं, पेपर वर्क कैसे होता है, वो सीखेंगे। उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए आपको लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स। सेकंड, जब मॉड्यूल शुरू होगा तो उसमें इनकम टैक्स तो ऊपर पहले में कवर हो चुका होता है, तो सेल्स टैक्स ऑन गुड, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। और फिर उसमें कुछ सब्जेक्ट है जिसका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन से है, केस लॉ से है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से है। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया, टैक्स प्लानिंग भी और विद होल्डिंग भी। तो ये सारे कोर्स हैं। अगर आप एक काम कर लो ना, अगर आप ग्रुप है हमारा, अनरजिस्टर्ड तो ग्रुप है ना, अनरजिस्टर्ड का ग्रुप है। आप अपना नंबर बताएं। 03452655 906। इसमें ये एडवोकेट अवेश हैं, आप इनको मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर आप, एक अनरजिस्टर्ड ग्रुप होता है जिसमें कम्युनिकेशन करते हैं, जब तक कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है तो पता तो चले ना चीज़ों का। तो अनरजिस्टर्ड ग्रुप पे उसको ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप को। उसमें ये वाली लिस्ट जो है ना, पूरा ये पेपर ये शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चों को पता चले। और उसका ग्रुप का ना लिंक भी, वो हमारा जो ये ओरिएंटेशन है उसका लिंक भी शेयर कर दें, ताकि जिस बच्चे ने ओरिएंटेशन नहीं देखे देख ले। उसके अंदर सारी चीज़ें, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त वे में, कंसाइज वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एडवाइजरी है क्या। उसमें सारे सब्जेक्ट से लिंकेज मैंने बताया है कि ये कैसे फिर इसको सर्व करेंगे, क्योंकि देखिए ना, मुझे एक पर्पज सर्व करना है। देखिए ना, मैं अपना काम चाहता हूं कि ऐसे करूं ताकि आप सीख के वो काम कर सको। तो पहले तो काम आइडेंटिफाई करें ना, एडवाइजरी है क्या, फिर उसके सब्जेक्ट्स को लिंक किया हुआ है। ठीक है, चलें अगली क्लास जो होगी, टाइम क्या होगा भाई? इसमें जो नंबर मैंने लिखा है ना, इसके जरिए आप ग्रुप में आ जाएं तो आपको पता चल जाएगा टाइम का भी। और टाइम यही होगा, 7:30 बजे का। और यहाँ अगर थोड़ा 10-15 मिनट आगे पीछे होता है। और दूसरा लिंक इसमें आ जाएगा ग्रुप में, ताकि आप जब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हो तब तक ये आपका चलता रहे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज। कोई फर्दर सवाल है? नंबर मैंने लिखा हुआ है अवैस से, सितारा से, और हमारे जो दूसरे टीम मेंबर हैं, सीनियर हैं, वो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, वो आजकल थोड़ी छुट्टी पे हैं, तो वो भी आ जाएंगे। तो ये तीनों लोग आपको प्राइमरीली सर्व करेंगे। और बाकी एसटीटी जो है, जो सीए का डिपार्टमेंट है मेरा, उसकी भी सारी टीम अवेलेबल है, कोई अलग नहीं है। तो सीएटी के लिए डेडिकेटेड लोग हैं, मगर अगर आपको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो एसटीटी वाली टीम भी सर्व करेगी। ठीक है। और जो कराची से मुझे सुन रहे हैं बेटा, कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। यहाँ पे एक अच्छी सी लाइब्रेरी भी बना दी हमने, बैठने की जगह, अगर किसी को पढ़ना हो तो वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम।
केसेस के हवाले से हम इस दफ़ा केस लॉ के हवाले से भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें उन स्टूडेंट्स को जो कि हमारे करंट या पिछली बैचेस के हैं, ताकि उनके जो केसेस हैं उसमें थोड़ा सा उनको जो थोड़ा सी हेल्प चाहिए होती है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह थिंग्स आपको इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इस तरीके से प्रोवाइड की जा सके ताकि मकसद अचीव हो हमारा। ठीक है, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज़।